तो हेलो क्लास 9th वाले बच्चों, क्या हाल चाल है तुम सभी लोगों के। वेलकम टू दिस संकल्प बैच, ओजी संकल्प बैच कह सकता हूँ, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक ओजी चैप्टर के बारे में जो कि बहुत डिमांड में था। ठीक है, मेरे पूरे इंस्टाग्राम पे, पूरे क्या बोलते हैं यूट्यूब पे कमेंट्स में, हर जगह हर बच्चों ने यही मैसेज कर रखा है, सर हमको ये सेल चैप्टर कब पढ़ाने वाले हो आप। ठीक है, तो आज हम लोग इस पूरी वीडियो में, मतलब बेसिकली ये चैप्टर का वन शॉट है। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग इस पूरी वीडियो में सेल, पूरे जो चैप्टर है सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, उसको पढ़ने वाले हैं, उसके बारे में समझने वाले हैं। बहुत ही ज्यादा डिटेल तरीके से पढ़ेंगे कि सर क्या, कैसे, कहां से स्टार्ट करना है, कहां तक खत्म करना है, और पूरा मैं आपको नई वाली एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ाने वाला हूं। तो एनसीईआरटी बेस्ड आपके पास ये लेक्चर रहने वाला है। तो बेसिकली तुमको करना क्या है, कुछ नहीं, पेन पेपर लेकर बैठ जाओ। ठीक है, नोटबुक पेन लेकर बैठ जाओ, कुछ भी करके बैठ जाओ। और दूसरी चीज ये कि ये लेक्चर देखने के बाद, भले ही तुम पहली बार देख रहे हो सकता है दूसरी बार पढ़ रहे हो सकता है तीसरी बार पढ़ रहे हो, इस चीज की मैं ये गारंटी देता हूं कि इस लेक्चर के बाद पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी ये वाला चैप्टर तुमको। ठीक है, बेसिकली तुमको नोट्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो कुछ नोट्स मैं तुमको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, साथ ही साथ इसके प्रैक्टिस शीट्स और डीपीपी डेली प्रैक्टिस सेशंस, पूरी वर्कशीट एक तरीके से कह सकते हो। और साथ ही साथ मैं आपको इसके वर्कशीट्स भी प्रोवाइड करने वाला हूं। सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाने वाला है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, तो जाके उसको भी डाउनलोड कर लो, उसको भी जाकर एक बार देख लो। बाकी ये सारी चीजें आपको ऐप में मिल जाएंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सारे स्टडी मटेरियल्स को आपको एकत्रित कर लेना है अपने पास और साथ में बैठना है। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे भी। और मैं कहता हूं जिसको भी बायोलॉजी से डर लगता है, मुझे भी बायोलॉजी से डर लगता है, लेकिन मैंने अपना डर खत्म कर दिया तो तुम लोग का भी डर खत्म कर दूंगा। तो बात सीधी सी ये है कि हम लोग इस चैप्टर को बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे और वन शॉट में पढ़ेंगे। तो अभी देख सकते हो आप साइंस में संकल्प बैच में, बेसिकली अगर संकल्प बैच की बात करें तो हमने चैप्टर 1 खत्म कर दिया है। आज हम लोग का चैप्टर 2 है, चैप्टर 2 भी हम लोग कर देंगे। फिर डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस वाला चैप्टर खत्म कर दिया है। एक्सप्लोरिंग मिक्सचर अराउंड अस, मिक्सचर एंड सेपरेशन खत्म कर दिया है। ठीक, हाउ फोर्सेस अफेक्ट मोशन खत्म कर दिया है। जर्नी इनसाइड एटम खत्म कर दिया है। एटॉमिक फाउंडेशन ऑफ मैटर खत्म कर दिया है। इतने सारे चैप्टर्स मैंने खत्म कर दिए हैं। तो अभी तक अगर तुम लोगों ने नहीं देखा तो जाकर चैनल पर चेकआउट कर लो। अगर ऐप पर देख रहे हो तो ऐप पर भी संकल्प बैच के अंदर मैंने ये सारी चीजें डाल रखी है। संकल्प बैच फ्रीली एनरोल कर सकते हो जो भी यूट्यूब पर देख रहा है। ठीक है, बाकी इन सारे चैप्टर्स की मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। आज हमारा चैप्टर है क्या था भैया, सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। इस चैप्टर को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे। तो पहली चीज, सबसे पहली चीज कि भैया ये सेल बना कहां से, सेल कहां से समझ में आया, कैसे कैसे शुरुआत हुई सेल की। तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो जो ओरिजिन है, सबसे पहले ये बताओ कि भैया ओरिजिन ऑफ लाइफ कहां से स्टार्ट हुआ, मतलब लाइफ की जो ओरिजिन हुई, मतलब लाइफ कहां से स्टार्ट हुई है। तो ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड द फर्स्ट सेल्स के बारे में अगर हम लोग समझने चाहें तो आपकी नई वाली एनसीईआरटी के हिसाब से लिखा है कि इट इज साइंटिफिकली एक्सेप्टेड दैट लाइफ ओरिजिनेटेड इन वाटर। बहुत ही साइंटिफिक स्टडी करने के बाद, बहुत सारी रिसर्चेस करने के बाद ये पता चला है कि जो हमारी ह्यूमन लाइफ थी, बेसिकली जो हमारी लाइफ थी, वो लाइफ सबसे पहले ओरिजिनेट करी थी पानी में। मतलब समंदर हो सकता है या किसी नदी में हो सकता है। तो पहला जीवन जो देखा गया था, रिसर्च करने के बाद जो पहला जीवन पाया गया कि भैया सबसे पहले लाइफ कहां ओरिजिनेट हुई थी, तो वो ओरिजिनेट हुआ था वाटर के अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ें तो रिसर्चर्स बिलीव द लाइफ मे हैव स्टार्टेड इन स्मॉल वाटर पूल्स विद चेंजिंग इन्वायरमेंटल कंडीशंस और इन हॉट स्प्रिंग्स रादर देन इन द ओपन ओशन। मतलब कहने की क्या है कि रिसर्चर्स ने यह भी प्रूव किया है या यह भी देखा है कि भैया आपका जो पानी है, पानी में लाइफ तो वो हुई है ओरिजिनेट, लेकिन वो ओशन में नहीं, मतलब बड़े बड़े समुद्र में ना ओरिजिनेट होकर के, हो सकता है वो बहुत ही स्मॉल वाटर पूल्स, मतलब छोटे जहां पानी इकट्ठा होते हैं, छोटी जगहों पे, जैसे आपका तालाब हो गया, ठीक है, जैसे आपकी नदी हो गई, और साथ ही साथ कुछ इन्वायरमेंटल कंडीशंस जहां पर चेंज होती है। जैसे समुद्र में क्या है कि इन्वायरमेंटल कंडीशंस को चेंज होना बहुत ही ना के बराबर है। ठीक है, लेकिन कुछ जगह ऐसी होती है, जैसे मानकर चलो कहीं किसी स्टेट में कोई छोटा पानी है, छोटा वो रखा है, क्या बोलते हैं, तालाब है, रखा क्या है, तालाब है। तो उस तालाबों में एज कंपेयर टू ओशन, एज कंपेयर टू द समुद्र, तो समुद्र से ज्यादा वहां पर आपको क्या में देखने को मिल सकता है
क्या वहां पर देख सकता है इन्वायरमेंटल कंडीशंस, जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस होती है वो चेंज होती हुई। एक मिनट रुको, यस, ठीक है। तो दूसरी चीज कि हॉट स्प्रिंग जो होते हैं, हॉट स्प्रिंग्स में भी देख सकते हैं आप पानी को। हॉट स्प्रिंग मतलब बोले तो जो नेचुरली जो गर्म पानियों का कुआं होता है, नेचुरली जो गर्म पानी का आपका सोर्स होता है, वो उसको हॉट स्प्रिंग बोला जाता है। तो बेसिकली ये चीजें पढ़ने वाली हैं, ठीक है। इसको बहुत ज्यादा आप अच्छे से पढ़ोगे तो आई थिंक कुछ क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट ये नहीं होने वाला है। अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले सेल के बारे में, कि भैया सेल होता क्या है, सेल की स्टार्टिंग कहां से हुई है। तो सबसे पहले आप ये समझो कि जब आप घर बनाते हो, जब आपका घर बनता है तो उसमें छोटी छोटी ईंटें लगती हैं। तो आप क्या कह सकते हो कि भैया ईंटें एक ऐसी चीज है, ईंट जो ब्रिक जिसको बोलते हो आप, ईंट एक ऐसी चीज है जिससे मेरे घर का पूरा फाउंडेशन बना है। मेरे घर की सबसे छोटी यूनिट अगर बोला जाए कि भैया तुम्हारा घर का जो घर बना है उसमें सबसे छोटी यूनिट क्या है, तो तुम कहोगे भैया एक ईंट। तो वैसे ही जो आदमी की शरीर है, जो प्लांट की शरीर है, जो एनिमल का शरीर है, जो एनिमल बॉडी है, प्लांट बॉडी है, ठीक है, ह्यूमन बॉडी है, उन सब का बिल्डिंग ब्लॉक जो होता है, जो सबसे छोटी यूनिट होती है, उसको बोलते हैं सेल। मतलब जो आपकी शरीर है, जो एनिमल्स का शरीर है, जो जानवरों का शरीर है, जो प्लांट्स का शरीर है, इन सब का जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, उनका जो शरीर है वो किसी ना किसी सेल पार्टिकल से मिलकर बना होता है। छोटे छोटे जब सेल पार्टिकल्स मिलते हैं, छोटे छोटे सेल्स मिलते हैं, तब जाकर कहीं ना कहीं उनका एक पूरा बॉडी का निर्माण होता है, ठीक है। तो सेल इज द बेसिक लेवल ऑफ विच लाइफ एग्जिस्ट, मतलब जहां जहां लाइफ एग्जिस्ट करती है उसकी जो सबसे छोटी लेवल होती है उसको हम सेल बोलते हैं। इट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका जो सबसे छोटा, सबसे फंडामेंटल चीज होती है वो होती है सेल, जो कि काम करती है। अब जैसे मान के चलो बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स है, ये मेरा हाथ है, ये मेरा कान है, ये मेरे नोज है, ये मेरे लिप्स है, ये सारी चीजें जब काम कर रही हैं तो आप बड़े पैमाने पर देख रहे हो, एक बड़े लेवल पर देख रहे हो कि भैया ये सारी चीजें काम कर रही हैं। लेकिन अगर मैं बोलूं क्या इसके अंदर कोई ऐसी चीज भी है जो काम कर रही है, तब बोलोगे हाँ, तब आप क्या बोलोगे, हाँ, कि छोटी से छोटी चीज जो है वो सेल है, जो कि काम कर रही है, जो कि आपकी लाइफ में हेल्प कर रही है, जो कि आपकी बॉडी में हेल्प कर रही है, ठीक है। अब बात करते हैं कि सेल, सेल जैसे आप ह्यूमन बॉडी ले लो, ह्यूमन बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर लाखों करोड़ों सेल होंगे, लाखों करोड़ों सेल से मिलकर बनी होगी ह्यूमन बॉडी, ये तो हमें पता है। लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी हैं, जैसे यहां पर तो मैनी सेल्स, यहां पर तो आपका रिक्वायरमेंट था मेनी सेल्स का, बहुत सारी सेल्स से मिलकर ह्यूमन बॉडी बनी होगी। लेकिन बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो सिर्फ एक सेल पर जिंदा है, मतलब जिनकी बॉडी सिर्फ और सिर्फ एक सेल से बनी है। उनको उनको क्या बोला जाता है, उन सभी जानवरों को या सब उन सभी ऑर्गेनिजम्स को क्या बोला जाता है, उन सभी ऑर्गेनिज्म को बोला जाता है यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे सीबीएसई में कि व्हाट आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो व्हाट यू हैव टू टेल that unicellular organisms are those organisms which are made up of only one cell, मतलब उनकी बॉडी वो सिर्फ एक सेल से बने होते हैं। एग्जाम्पल के लिए बैक्टीरिया ले लो, बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो कि यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है। यीस्ट, यीस्ट भी यूनिसेलुलर होता है। एमोइबा, एमोइबा के बारे में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो एमोइबा एक तरीके से आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक सेल रहती है, ठीक है। फिर नाम से जाहिर है, तो अगर यूनिसेलुलर है तो उसके बाद मल्टी सेलुलर होगा, मतलब मल्टी सेलुलर नाम से पता चल रहा है कि जहां पर जो सेल होंगी वो मल्टीपल सेल होंगी, जैसे कि आपका ह्यूमन बॉडी। तो जैसे कि आपकी प्लांट बॉडी, जैसे आपका फिश, जैसे आपकी बर्ड्स, जैसे आपके ह्यूमंस, ये जितने भी हैं ये सारे मल्टी सेलुलर है, मतलब मिलियंस और बिलियंस ऑफ सेल्स यहां पर यूज होंगे इनकी बॉडी को बनाने के लिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं, जैसे अगर आप ध्यान से देखोगे तो कुछ सेल्स को मैं लेकर आया हूं, एमोइबा को देखोगे तो ये एमोइबा कुछ ऐसे दिखता है, ठीक है। इसमें सिर्फ एक सेल बनी हुई है, जिसमें सिर्फ एक सेल है, ये पूरी एक सेल है, ठीक है। सेल वैसे छोटी होती है, अभी सेल की हम लोग साइज के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आप बैक्टीरिया को देखोगे तो बैक्टीरिया भी एक सेल का होता है, तो वन सेल ऑफ दिस बैक्टीरिया इज लाइक दिस, मतलब ऐसे होता है, ठीक है। अगर आप एनिमल सेल के बारे में बात करोगे तो क्या भैया ये एनिमल सेल दिखती है, एनिमल सेल देखने में कैसे लगती है, कुछ ऐसी सी दिखती है, ठीक है। थोड़ा सा डिटेल तरीके से और आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। एनिमल सेल्स जब 1000, 1500, 2000 के मतलब एक तरीके से कहना
मिलियंस और बिलियंस ऑफ एनिमल सेल मिलकर एक एनिमल बॉडी बनाती है। ठीक है, ऐसे ही अगर आप प्लांट सेल देखोगे तो प्लांट सेल कुछ ऐसे देखने को मिलेगा आपको। इन सारी चीजों के बारे में हम लोग आगे अभी चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये तो एक छोटे तौर पे मैं आपको दिखा देने वाला हूं। ठीक, अब क्या करते हैं कि सेल वर्क्स टुगेदर इन हायरार्की टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स। इसका मतलब ये है कि सेल, जो बहुत सारे सेल्स होते हैं, ये सेल अपनी हायरार्की में काम करते हैं, अपने एक तरीके से काम करते हैं एक बॉडी को रन करने के लिए, एक बॉडी को रन करने के लिए। जैसे अगर आप सिंगल सेल की बात करते हो तो सिंगल सेल को आप क्या बोलते हो कि भैया ये एक बेसिक यूनिट है। सिंगल सेल को आप क्या बात करते हो कि भैया ये एक बेसिक यूनिट है। लेकिन वहीं वहीं जब दो या दो से ज्यादा सेल्स मिलकर, दो या दो से ज्यादा सेल मिल जाते हैं अपने काम को करने के लिए, जैसे मानकर चलो आप एक ब्रिक ले लो, आपने ब्लॉक, जैसे आपने अपना आप घर बनाना है, ठीक है, आपको अपना घर बनाना है, तो आपका जो सबसे छोटा यूनिट होगा वो ब्रिक होगा, मतलब सबसे छोटा यूनिट होगा जो ईंट होगा। ठीक है, जब दो या दो से ज्यादा ईंटों को मिलाओगे तब आपका कहीं पिलर बन सकता है, तब आपका कहीं पिलर बनेगा। ठीक है, अब दो या दो से ज्यादा पिलर्स को मेल करके, जब दो या दो से ज्यादा पिलर्स को ऐड कर दोगे तब आपका हाउस बन जाएगा। ऐसा कुछ प्रणाली हो सकती है, ऐसी कुछ हायरार्की हो सकती है। वैसे ही जब आप सिंगल यूनिट की बात कर रहे हो सर, सिंगल यूनिट के लिए आपका काम करता है क्या? सेल। सिंगल यूनिट के लिए आपका काम करता है सेल। जब दो या दो से ज्यादा सेल मिलकर बन जाते हैं तो वो उनको बोला जाता है क्या? टिश्यूज। उनको क्या बोला जाता है? टिश्यूज। मतलब ये सेम काम कर रहे हैं, तो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन। जब सिमिलर सेल्स मिल जाते हैं सिमिलर फंक्शन करने वाले, तब मिलकर वो क्या बनाते हैं? टिश्यूज। तो मतलब टिश्यूज को बोल सकते हो कि भैया ये दो या दो से ज्यादा सेल्स इसमें ऐड होंगे, दो या दो से ज्यादा सेल्स इसमें होंगे। ठीक है, जब टिश्यूज, बहुत सारे टिश्यूज को ऑर्गेनाइज किया जाता है, जैसे बहुत सारे पिलर्स को जब ऑर्गेनाइज किया जाता है तब जाकर एक घर बनता है, तब जाकर एक घर बनता है। वैसे ही जब बहुत सारी टिश्यूज को हम मिला देते हैं, बहुत सारे टिश्यूज को ऑर्गेनाइज कर देते हैं, तब जाकर आपका एक ऑर्गन बनता है। तब जाकर क्या बनता है? एक ऑर्गन बनता है। जैसे कि लंग्स, जैसे कि लीवर, जैसे कि किडनी, जैसे कि हार्ट, ये सारे क्या है? एक ऑर्गन है। योर हैंड इज अ ऑर्गन। तो बहुत सारे जब सेल्स मिलते हैं तब टिश्यूज बनता है, बहुत सारे टिश्यूज मिलते हैं तब आपके ऑर्गन्स बनते हैं। समझ गया है क्या? तो ऐसे ही जैसे बहुत सारे ब्रिक्स मिलते हैं तब आपका पिलर बनता है, बहुत सारे पिलर्स मिलते हैं तब आपका हाउस बनता है। ऐसे ही जब बहुत सारे हाउसेस आपके ग्रुप में खड़े होंगे, बहुत सारे हाउसेस होंगे, तब आपकी क्या बनेगी? एक सोसाइटी बनेगी। तब आपकी एक सोसाइटी बनेगी, तब आपका एक समाज बनेगा। ऐसे ही जब बहुत सारे ऑर्गन्स मिलते हैं, अपने फंक्शंस को करते हैं, तब जाकर वो ऑर्गेनिक सिस्टमिक कहलाते हैं, ऑर्गन सिस्टम कहलाते हैं। जैसे कि आप मानकर चलो, आपने एग्जांपल लिया रेस्पिरेटरी सिस्टम का। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है सर? रेस्पिरेटरी सिस्टम जैसे कि जिस फंक्शन से, जिस सिस्टम से आपकी शरीर सांस लेती है, जिस सिस्टम से आपकी शरीर सांस लेती है, जैसे आपकी जो सांस लेने की प्रक्रिया है वो स्टार्ट कहां से होती है? भैया नाक से स्टार्ट होती है। नाक से एयर अंदर जाती है, ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हो? नेसल पोर्स। नेसल पोर्स बोले तो जब एयर अंदर जाती है तो सबसे पहले नाक के जो पोर्सेस है, नोज के जो पोर्सेस है, उनको नेसल पोर्सेस बोला जाता है, उनपे जाके इंटरैक्ट करती है। उसके बाद ट्रैकिया में जाती है, ठीक है, उसके बाद जब अंदर जाती होगी, उसके बाद लंग्स में जाती है, उसके बाद फिर अंदर जाता है। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हो कि बहुत सारे जब ऑर्गन्स मिल गए हैं, जैसे नसल पोर भी एक तरीके का ऑर्गन है, ट्रैकिया भी एक तरीके का ऑर्गन है, लंग्स भी एक तरीके का ऑर्गन है, तो ये जब बहुत सारे जब बहुत सारे ऑर्गन्स मिल गए हैं तब आपका एक ऑर्गन सिस्टम बन गया है, तब आपका एक ऑर्गन सिस्टम मिल गया है। मतलब बहुत सारे जब हाउसेस मिल गए हैं तब आपका एक सोसाइटी बन गया है। क्या बात समझ में आ गई है क्या? और जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम एक साथ काम करते हैं तब एक ऑर्गेनिज्म बनता है, तब एक ऑर्गेनिज्म बनता है, तब एक आदमी बनता है, तब एक शरीर बनता है। आदमी नहीं कह सकता हूं, शरीर बनता है। फिर वो प्लांट सेल, प्लांट बॉडी हो, मतलब पौधों का शरीर हो, प्लांट शरीर हो, ठीक है, या एनिमल शरीर हो, एनिमल बॉडी हो, या फिर ह्यूमन बॉडी हो, वो सारी चीजों क्या मिलकर बनता है? एक बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स का मेल मिलाप होकर आपका बनता है। ठीक है, फिर बात करते हैं हाउ टू स्टडी सेल्स। अब
सेल्स के बारे में हम लोग पढ़ लिया है भैया सेल क्या क्या होती है, कैसे कैसे होती है, स्टडी कैसे किया जाता है सेल को पहली बार देखा कैसे गया था, या सेल को हम देख तो सकते नहीं अपनी आंखों से, इतनी छोटा होता है, तो सेल को बेसिकली इतनी सारी चीजें सेल के बारे में बताई कैसे गई, सेल को इतना डिटेल तरीके से कैसे पढ़ा है। तो सबसे पहले आप बात करते हैं ह्यूमन विजन की। ह्यूमन विजन बोले तो कि जब आदमी कितनी आदमी की संख्या, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं ना, कितनी आदमी की वो है स्ट्रेंथ कितनी है कि वो कितने लेवल तक देख सकता है। तो एक तरीके से द एबिलिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग टू सी टू वेरी क्लोज ऑब्जेक्ट्स एज सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट, मतलब लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन एक तरीके से होता है कि आदमी एक ऐसे पॉइंट तक ही देख सकता है, वो एक ऐसे ही पॉइंट तक अपनी आंखों से देख सकता है, उसी को बोलते हैं क्या, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। मतलब कि ऐसा तो है नहीं कि आप छोटी से छोटी चीज देखोगे, लेकिन कितनी छोटी चीज एक आदमी देख सकता है उसको लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, और अगर हम ह्यूमन आई की बात करते हैं, बेसिकली अगर हम ह्यूमन आई की बात करते हैं, तो इफ 2 पॉइंट्स आर क्लोजर देन 0.1 मिलीमीटर एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर, मतलब आप 2 पॉइंट ले लो और 25 सेंटीमीटर पर, वो बहुत ही क्लोज रख लो, बहुत ही छोटे, लगभग दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी जो होनी चाहिए वो 0.1 मिलीमीटर की होगी, तब एक तरीके से दे अपीयर एज अ सिंगल पॉइंट। तब आदमी उसमें कंफ्यूज हो जाता है कि भैया वो जो दो 0.1 mm का गैप है ना, उस आदमी को वो चीज गैप नहीं दिखती और उसको लिखता है कि ये 2 सर्कल नहीं है, 2 पॉइंट नहीं है, एक ही पॉइंट है। ठीक है, तो आदमी के ह्यूमन आई की जो लिमिट है वो कुछ ऐसे से नापी जाती है। ठीक है तो मोस्ट सेल्स आर मच सिमिलर देन 0.1 mm एंड रिक्वायर माइक्रोस्कोप्स टू बी सीन। तो बहुत सारी सेल्स जो होती हैं, जो सेल्स की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, तो बहुत सारी जो सेल्स होती हैं वो 0.1 mm से भी डिस्टेंस जो उसकी वो होती है वो कम होती है। ठीक है, मतलब आप देख रहे होगे दो डॉट्स, दो बड़े बड़े डॉट्स, मतलब बहुत छोटे डॉट्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, डॉट्स के बीच की डिस्टेंस 0.1 mm ली थी, बहुत बड़े बड़े डॉट्स को जब आप देख सकते हो, उसकी बीच की दूरी जब कम करोगे 0.1 mm करोगे, तब आपको दिखेगा कि भैया ये सिंगल डॉट है। तो आप ये कह सकते हो कि जो उनके बीच की डिस्टेंस तक जब आप नहीं नाप पा रहे हो, तो सेल्स तो 0.1 mm से कम होती है। सेल तो उनकी डिस्टेंस, जब उसकी डिस्टेंस ही आपको नहीं दिख रही है, जब उनके बीच की डिस्टेंस ही आप देखने में कंफ्यूज हो जा रहे हो, आपको लग रहा है कि नहीं डिस्टेंस नहीं है, दोनों एक ही है, तब सेल तो और छोटी चीज है, तो मतलब आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते हो। ये आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ था। ठीक तो उसमें हमारा जरूरत पड़ा क्या, मैग्निफिकेशन का। मैग्निफिकेशन का जरूरत क्यों पड़ा भैया, मैग्निफिकेशन की जरूरत इसलिए पड़ा कि हम आंखों से, अपनी नग्न आंखों से सेल्स को नहीं देख सकते हैं, इसलिए हमें मैग्निफिकेशन का जरूरत पड़ा। मैग्निफिकेशन होता क्या है कि एन ऑब्जेक्ट, मेकिंग एन ऑब्जेक्ट अपीयर लार्जर यूजिंग लेंसेज, लेंसेज का यूज करके आप छोटी चीजों को बड़ा देख रहे हो, उसको बोला जाता है मैग्निफिकेशन। ठीक है, अगर सेल्स के संदर्भ में बात किया जाए कि भैया सबसे पहले सेल को किसने देखा, सेल को आंखों से तो कोई नहीं देख सकता, तो रॉबर्ट हुक भाई साहब थे, रॉबर्ट हुक भाई साहब थे, जो कि 1665 में, तो नाम याद रखना रॉबर्ट हुक, बहुत सारे एमसीक्यूज में आता है, बहुत सारे अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे, स्कॉलरशिप एग्जाम दोगे, तो उसमें डायरेक्ट रॉबर्ट हुक पूछा जाता है या तो ईयर पूछा जाता है। ठीक है, रॉबर्ट हुक जो थे 1665 में सबसे पहले आदमी थे जिन्होंने एक थिन सेल्स को, जिन्होंने ऑब्जर्व किया था सेल्स को इन अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क यूजिंग अ सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप। तो इन्होंने सबसे पहले अपना एक माइक्रोस्कोप बनाया, उस माइक्रोस्कोप से उन्होंने कॉर्क के अंदर की सेल्स देखी। अब भैया कॉर्क क्या होता है, कॉर्क अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो जो आपकी शैंपेन बॉटल्स होती है, ठीक है, जो आपकी शैंपेन बॉटल्स होती है बाहर के देशों में, वहां पर जो उसका ढक्कन यूज होता है वो लकड़ी का ढक्कन यूज होता है, एक तरीके से आप देखिए ना, लकड़ी का ढक्कन यूज होता है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉर्क, इसी को हम बोलते हैं क्या, कॉर्क। मतलब एक तरीके से प्लांट की सेल, आपने सेल उन्होंने देखा, उन्होंने खुद अपना माइक्रोस्कोप बनाया था जिसकी जो मैग्निफिकेशन थी वो लगभग अप्रॉक्स 200 से 300x की मैग्निफिकेशन उन्होंने रखी हुई थी। ही डिस्क्राइब्ड देम एज अ स्मॉल बॉक्स कंपार्टमेंट, तो उन्होंने देखा और उन्होंने बताया कि भैया इसके अंदर जो दिख रहा है वो एक स्मॉल बॉक्स की तरह, जैसे कुछ ऐसे दिख रहा है कि भैया एक बॉक्स ऐसे, 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 ऐसे इनको कुछ चीजें दिखाई दी। तो उन्होंने क्या बोला कि भैया ये क्या है, उन्होंने इस चीज का नाम क्या दिया, उन्होंने इस चीज का नाम दिया सेल्स का, उन्होंने इस चीज का नाम क्या दिया, सेल्स का। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। अब
अगर हम लोग कम माइक्रोस्कोप की बात कर लेते हैं भैया, अब हम लोग माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ा दो हमें। माइक्रोस्कोप की अगर ध्यान से देखोगे तो ऐसा ऐसा कुछ माइक्रोस्कोप होता है, आपके स्कूलों में दिखेगा, ठीक है। ये जो माइक्रोस्कोप होता है इसको लाइट माइक्रोस्कोप बोलते हैं, इसको बोला क्या जाता है लाइट माइक्रोस्कोप। एक और तरीके का माइक्रोस्कोप होता है जो कि एडवांस लेवल का होता है, लेकिन बेसिकली अगर आप अपने लेवल पर देखोगे तो जो आपके स्कूलों वगैरह में यूज होगा ये यही वाला माइक्रोस्कोप यूज होगा। अब कुछ चीजें इसमें तुमको ध्यान में रखनी पड़ेगी। सबसे पहले आईपीस की बात आती है, सबसे पहले बात आती है क्या, आईपीस। सबसे पहले बात क्या आती है, आईपीस। आईपीस बोले तो जहां से आप देखते हो, जहां से आप चीजों को ऑब्जर्व करोगे। उसके बाद बॉडी ट्यूब छोड़ दो, कुछ ऐसा सा दिखेगा। फिर दूसरी चीज जो होती है वो होती है स्टेज। स्टेज बोले तो कि जहां पर आप चीजों को रखोगे ऑब्जर्व करने के लिए, देखने के लिए, ठीक है। तो यहां पर जैसे आप स्टेज देखोगे तो यहां पर जो ये पॉइंट है, जो ये वाला जगह है, इस स्टेज को क्या बोला जाता है, इसको ही क्या बोला जाता है, सॉरी स्टेज। इसमें यहां पर आपको ऑब्जेक्ट को रखा जाता है जिसको आपको ऑब्जर्व करना है, ठीक है। दूसरी बात, ये जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस बोले तो कि यही जो लेंस है जो कि ऑब्जर्व करती है, यही सारी लेंसेज हैं जो ऑब्जर्व करती है। दूसरा चीज, यहां पर एडजस्टमेंट नॉब्स। एडजस्टमेंट नॉब्स बोले तो कि यहां से घुमाकर इन लोगों की चीजों पर फोकस किया जाता है, ठीक है। मैग्निफिकेशन घटाई बढ़ाई जाती है। तो एक तरीके से नाम से समझ में आ रहा है कि इन नॉब्स का यूज एडजस्टमेंट करने के लिए यूज होता है, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बेस तो छोड़ दो यार, ये जो नीचे वाला चीजें हैं, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है मिरर। और ये देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे स्टेज, अगर आपने एक्चुअल में माइक्रोस्कोप देखा होगा तो वहां पर एक चीज ये ऑब्जर्व करोगे कि जो स्टेज होती है आपकी, जो जिस पर आप ऑब्जेक्ट को रखते हो, उसके नीचे एक बीच में एक छोटा डिस्टेंस, एक छोटा एक तरीके से होल होगा, ठीक है। स्टेज एकदम फ्लैट नहीं होगी, छोटा सा होल होगा, और उसी होल के नीचे आपका मिरर लगा होगा। इसका मतलब क्या है कि जो बाहर की लाइटें आती हैं, जो बाहर लाइट होती है जो बाहर आपकी लाइट होती है वो सीधा इस मिरर पे पड़ती है और रिफ्लेक्ट करके जो आप इस पे ऑब्जेक्ट रखते हो, जो ऑब्जेक्ट रखते हो उसके ऊपर जाती है। तो एक तरीके से क्या होता है कि नीचे से लाइट आती है जिससे कि उसको देखने में और ज्यादा आसानी हो जाती है। तो एक तरीके से जो माइक्रोस्कोप का, ये आपका माइक्रोस्कोप है, ये माइक्रोस्कोप का जो फंडामेंटल्स है वो मैंने तुम्हें यहाँ पर सिखा दिया है, वो मैंने तुम्हें बता दिया कि भैया माइक्रोस्कोप कैसे काम करता है। तो अगर आपसे कुछ पूछ लिया जाए माइक्रोस्कोप के बारे में कि ऑब्जेक्टिव लेंस का क्या ऑब्जेक्टिव होता है, तो आप बोलोगे कि भैया ऑब्जर्व करने के लिए, जिस चीजों को आप ऑब्जर्व करोगे उसमें मैग्निफिकेशन बढ़ाने के लिए आपका ऑब्जेक्टिव लेंस यूज होता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि मिरर का क्यों यूज किया जाता है, तो आप सिंपली क्या बोलोगे कि जिस चीज को आप ऑब्जर्व कर रहे हो, व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग, द थिंग यू आर ऑब्जर्विंग, उसको लाइट प्रोवाइड करने के लिए, उसको बहुत ही ज्यादा क्लियर विजन दिखाने के लिए आप मिरर का यूज करते हो, जो कि बेसिकली यूज करता है लाइट का रिफ्लेक्शन। आउट जो बाहर की लाइट होती है, ठीक है, उस लाइट का, बाहर का लाइट का रिफ्लेक्शन आपकी जो स्टेज पे रखी हुई ऑब्जेक्ट है उस पे डालने के लिए, ठीक है। इनके बारे में जब मैंने और चीजें लिख रखी आपको नोट्स में मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसको डाउनलोड कर लेना, मैं लिख दे रहा हूं, इसको डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद आप इसको पढ़ सकते हो या फिर इसका नोट्स बना सकते हो, ठीक है। की कंपोनेंट्स में आईपीस, ऑब्जेक्टिव लेंस, एडजस्टमेंट नॉब, स्टेज, मिरर, इन सब चीजों के बारे में मैंने लिख दिया है, तुमको समझा भी दिया है। करते हैं आगे। अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की। देखो, हमने लाइट माइक्रोस्कोप देखा, तो जो ये वाला माइक्रोस्कोप होता है ना बेटा, इसको बोलते हैं लाइट माइक्रोस्कोप, इसको बोलते हैं लाइट माइक्रोस्कोप। इसी के बारे में आपको पढ़ने की जरूरत है। जो आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ऊपर ऊपर से पढ़ लो, ऊपर ऊपर से पढ़ा देता हूं कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होता है उसकी जो पावर होती है वो बढ़ जाती है। बस सिंपल सी बात ये है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो होती है वो पावर बढ़ जाती है, और उसको यूज किया जाता है जब सेल के स्ट्रक्चर के और डिटेल्स में जाना पड़ता है, जब फाइन डिटेल्स पढ़नी होती है सेल की स्ट्रक्चर की, तो ऑब्जर्व करने के लिए, फाइन डिटेल्स को ऑब्जर्व करने के लिए, सेल के स्ट्रक्चर के लिए, उसमें हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज होता है। अगर सिंपली आप सिर्फ सेल को देखना चाहते हो, सेल के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना चाहते हो, तो आपका काम लाइट माइक्रोस्कोप से भी चल जाएगा, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप उसके अंदर की चीजें और ज्यादा डिटेल तरीके से देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज हुआ, ठीक है। इलेक्ट्रॉन में जैसे आप लाइट माइक्रोस्कोप की बात करते हो, जब लाइट माइक्रोस्कोप में क्या होता है कि जो आपकी एक्सटर्नल लाइट्स होती हैं उनका यूज होता है। वैसे ही अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बात करते हो तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो आपका बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ा जाता है ये ऑब्जर्व करने के लिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स की जो बीम होती है उसको छोड़ा जाता है, लाइट को उसको छोड़ा जाता है किसी चीज को ऑब्जर्व करने के लिए। उसमें लाइट का कोई काम नहीं होता है, उसमें कोई मिरर का कोई काम नहीं होता कि मिरर से लाइट के अंदर आ रही है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन और लाइट का यही बेसिक डिफरेंस ये है कि पहली चीज
कि वो लाइट यूज करता है, एक्सटर्नल हो सकता है, इंटरनली अगर आपने लाइट दे दी है उसको, ठीक है। बहुत सारे इलेक्ट्रिसिटी वाले माइक्रोस्कोप आते हैं कि भैया अंदर ही अंदर लाइट लगी हुई है, लेकिन बहुत सारे जो माइक्रोस्कोप होते हैं वो अभी भी बाहर की लाइट यूज करते हैं, एक्सटर्नल लाइट यूज करते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करते हैं तो वहां पर लाइट यूज होती थी, यहाँ पर बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूज होता है, ठीक है। साथ ही साथ इसकी जो मैग्निफिकेशन पावर है वो बढ़ जाती है। मैग्निफिकेशन पावर बोले तो कि ये अप टू 1 नैनोमीटर चीजें 1 नैनोमीटर तक देख सकता है, मतलब 1 बिलियन ऑफ अ मीटर, ठीक है। एक मीटर का 1 बिलियन पार्ट, एक मीटर का 1 बिलियन पार्ट तक देख सकता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आपका, ठीक है। मतलब 10 टू द पावर, नैनोमीटर की बात हो रही है, 10 टू द पावर 9 मीटर, ऐसे, ठीक है जी। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में और भी चीजें हैं जो कि आपको देखना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सर दिखता कैसे है, तो कुछ ऐसा सा दिखता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक। इन दोनों के बीच में मैंने डिफरेंस लिख रखा है कि भैया रेडिएशन क्या यूज करता है, ये लाइट यूज करता है, विजिबल लाइट यूज करता है, ये रेडिएशन इलेक्ट्रॉन बीम यूज करता है, ठीक है। मैग्निफिकेशन की बात करो तो लगभग 1000 से 1500x तक की जा सकता है ये। वहीं अगर मैं मैग्निफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करूं तो ये अप टू 1 बिलियन x तक जा सकता है, ठीक है। रेजोल्यूशन की बात करूं तो लगभग 200 नैनोमीटर की चिप यूज होती है, 200 नैनोमीटर की आपकी जो लेंसेज है वो यूज होते हैं इसके अंदर। वहीं अगर आप इसके रिजोल्यूशन की बात करते हो तो लगभग 0.1 से 1 नैनोमीटर तक की आपकी रिजोल्यूशन ये रखता है, ये यहाँ पर यूज करता है। अगर स्पेसिमेन प्रिपरेशन की बात करें तो स्पेसिमेन क्या होता है कि जो स्टेज पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट है वो डायरेक्ट डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट किसी पत्ती को लाके रख दिए, ठीक है। पत्ती को बेसिकली साफ करना होता है, उसके बाद उसको छीलना होता है, कुछ बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। तो एक तरीके से फिर उसमें कुछ केमिकल डाला जाता है, फिर उसके ऊपर कुछ कांच रखा जाता है ऑब्जर्व करने के लिए, जिससे कि लाइट का जो रिफ्लेक्शन है वो अच्छा हो जाए उसके अंदर। तो उसको क्या बोला जाता है, स्पेसिमेन प्रिपरेशन। उसको उसको उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है कि भैया हम स्पेसिमेन बना रहे हैं, ठीक है। स्पेसिमेन प्रिपरेशन में आपका सिंपल है कि बहुत अगर आप लाइट माइक्रोस्कोप की बात करते हो तो जो आपका स्पेसिमेन प्रिपरेशन है उसमें बहुत सिंपल है। वहीं अगर इसमें बात करते हो तो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। अगर इसमें इमेजेस की बात करें तो इसके अंदर जो इमेजेस आप देख सकते हो वो कलर्ड देख सकते हो, मतलब जैसी आपकी इमेज दिखने वाली है वैसी आप इमेज वहां पर देख सकते हो। यहाँ पर आपकी इमेज जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट दिखती है, कुछ ऐसी सी दिखती है आपकी। अगर देखो यहाँ पर इस लीफ का स्टोमेटा देखा गया है, मतलब पत्तियों का जो सेल होता है, पत्तियों का जो छोटा सा वो होता है स्टोमेटा आपको देखा गया है लीफ का, ठीक है, लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट। यहाँ पर आपको सेल्स वैसी वैसी की वैसी सेल दिखेंगी, उसी कलर में सेल आपको दिखने वाली है। तो ये मोटा मोटा डिफरेंस था, ठीक है। लाइट माइक्रोस्कोप के बाद हमने जब एक्टिविटी 2.1 को ऑब्जर्व किया, एक्टिविटी 2.1 में क्या था, अगर आप एनसीईआरटी ध्यान से देखोगे तो एक्टिविटी 2.1 में आपका जो सेल है उसकी साइज को मेजर करने के लिए सिंपली वो एक्टिविटी दे रखी है। मतलब क्या कि जैसे कि सबसे पहले आप एक काम करो, आप एक माइक्रोस्कोप लेकर आओ, माइक्रोस्कोप का फील्ड ऑफ व्यू देखो। फील्ड ऑफ व्यू बोले तो सर माइक्रोस्कोप का स्टेज देखो कि भैया जो आपकी स्टेज वाली क्लिप है, जो आपकी स्टेज जिसमें आप चीजों को ऑब्जर्व कर रहे थे, ये आपका स्टेज है, ठीक है। यहां पर देखो कि आप जब अपने आईपीस से देखोगे, यहाँ पर जब माइक्रोस्कोप के ऊपर से देखोगे तब आपको दिखेगा क्या कि इतनी ही चीजें आपकी विजिबल, इसके अंदर जो भी चीज रखोगे उसका माइक्रोस्कोपिक फॉर्म दिखेगा। ऐसा नहीं कि ये पूरा दिख रहा है, नहीं, इसके अंदर स्टेज की, ये तो स्टेज एक तरीके का प्लेट है, प्लेट के ऊपर रखी हुई इतने से ऑब्जर्व, इतने एरिया में आप जो भी चीज रखोगे प्लेट के ऊपर, इतने एरिया में जितने भी चीजों को रखोगे वो चीज दिखेंगी। तो ये आपका क्या बन गया, ये सिंपली आपका बन गया फील्ड ऑफ व्यू। दिस इज योर फील्ड ऑफ व्यू। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, फील्ड ऑफ व्यू को देख लेना है, फील्ड ऑफ व्यू को देख लेना है। उसके बाद एक स्केल लेकर आओ, उसके बाद एक स्केल लेकर आओ और स्केल को यहां पर ऑब्जर्व रख दो, ठीक है। स्केल को यहां पर रख दो और स्केल को रखने पर, स्केल को रखने पर आप सिर्फ और सिर्फ, आप सिर्फ और सिर्फ यहां से लेकर के यहां तक के स्केल वाली जो रीडिंग है वो नाप लो। मतलब एक तरीके से जो आपका फील्ड ऑफ व्यू बन रहा है उसका डायमीटर, कहने का मतलब ये है उसी फील्ड ऑफ व्यू का आपको डायमीटर ले लेना है। डायमीटर कैसे नापते हैं भैया, डायमीटर नापने के लिए आप जैसे ही सिंपली आप फील्ड ऑफ व्यू के ऊपर स्केल रखो और उसके बाद देखो कि कहां से कहां तक आपका फील्ड ऑफ व्यू बन रहा है, ठीक है, उससे आपकी डायमीटर पता चल जाएगी। जैसे आपने डायमीटर नाप लिया तो वो एक तरीके से मिलीमीटर में नापोगे, आप मिलीमीटर में नापोगे, ठीक है। उसके बाद आप क्या करो 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1000 माइक्रोमीटर, उसको कन्वर्ट करो। जो मिलीमीटर्स में आपका डायमीटर आया ना उसको माइक्रोमीटर्स में कन्वर्ट करो। मतलब 1 मिलीमीटर के अंदर, 1 मिलीमीटर के अंदर 1000 माइक्रोमीटर होते हैं, 1000 माइक्रोमीटर होते हैं, ठीक है। मान लो जो आपका फील्ड ऑफ व्यू है
वो 2 मिलीमीटर है, 2 का है, तो आपको 2000 माइक्रोमीटर यूज करना है। ठीक है, किसी किसी का जो फील्ड ऑफ व्यू है 5 मान लो, फील्ड ऑफ व्यू का जो डायमीटर है वो क्या है 5 तो उनका जो फील्ड ऑफ व्यू का डायमीटर माइक्रोमीटर में आएगा वो आएगा कितना 5000 माइक्रोमीटर। ठीक है, इतना चीज देख लिया। उसके बाद आप क्या करो, उसके बाद क्या करो, आप सेल्स को रखो। सेल्स को रखने के लिए क्या करो कि आप बेसिकली अब स्केल हटा दो, इस फील्ड ऑफ व्यू पे आपको सेल्स को बिछाना है। अब सेल्स आप किसी भी तरीके से रख सकते हो, आगे देखेंगे हम लोग कैसे कैसे सेल को ऑब्जर्व कर सकते हैं माइक्रोस्कोप में। आपने सेल्स को रखना है, सेल्स को रखने के बाद उसमें सेल्स को काउंट कर लेना है, उसी फील्ड ऑफ व्यू में सेल्स को काउंट कर लेना है कि भैया फील्ड ऑफ व्यू में कितने 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 सेल आ रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैंने यहां पर ले रखा है आपका ओनियन पील। ओनियन पील बोले तो कि जो आपका प्याज का छिलका होता है, बेसिकली उनके सेल्स को मैंने यहाँ पर एग्जांपल में लिया गया है। ठीक है, जब उनको सेल्स को स्टेज पे रखा गया, फील्ड ऑफ व्यू पे रखा गया, उसके बाद उसको आप काउंट कर लो। काउंट करने के बाद क्या करो कि अब सेल साइज निकालने की कोशिश करो। साइज निकालने के लिए आप सिंपल सा एक फॉर्मूला यूज करने वाले हो। फॉर्मूला क्या होने वाला है कि डायमीटर ऑफ विजिबल फील्ड इन माइक्रोमीटर। सबसे पहले आपको डायमीटर रखना है, जो डायमीटर आपने पहले नापा था स्केल से। ठीक है, उसके बाद डिवाइड करना है कितने नंबर ऑफ सेल्स है, नंबर ऑफ सेल्स। जैसे मान लो मेरे माइक्रोस्कोप में भैया जो आपका मेरा डायमीटर निकला था, मेरे माइक्रोस्कोप में डायमीटर निकला था, वो निकला था 5000 माइक्रोमीटर, 5000 माइक्रोमीटर। उसके बाद जब मैंने ओनियन पील रख के सेल्स काउंट किए तो लगभग 25 सेल्स थे उसमें, 25 सेल्स थे। ठीक है, जब इन दोनों को हमने क्या किया, इन दोनों को हमने क्या किया, ठीक है, डिवाइड। इन दोनों को डिवाइड करने के बाद आपका एक सेल का जो डायमीटर होता है वो निकल कर आ जाता है कितना 200 माइक्रोमीटर। तो 200 माइक्रोमीटर आपका सेल का साइज निकल कर आया है, 200 माइक्रोमीटर का डायमीटर सेल रखते हैं। तो आई थिंक तुमको ये वाली बात समझ में आ गई होगी, सेल के साइजेस की बात करते हैं। ठीक है, ऐसे ही आप अपने तरीके से अपने लैब में, जो आपके स्कूल के लैब होगा बायोलॉजी लैब, वहां पर जाकर आप ये एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हो। बहुत सारे स्कूलों में होता है, बहुत सारे स्कूलों में नहीं होता है, बट टीचर्स को ये सजेस्ट किया जाता है, टीचर्स को ये रिकमेंड किया जाता है कि एटलीस्ट आपको कुछ ना कुछ एक्टिविटी बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स में करवाना चाहिए, जो कि एनसीईआरटी में अवेलेबल है। और आई थिंक करवाना चाहिए, वो बच्चों के लिए थोड़ा सा हेल्पफुल होता है, थोड़ा आईक्यू डेवलप करता है और साथ ही साथ बच्चों को मजा भी आता है। अब यहाँ पर देखकर तुमको इतनी सारी चीजों में मजा आ गया, हो सकता है वहां पर और ज्यादा मजा आ जाए। ठीक है, फिर बात करते हैं बायोलॉजिकल वर्ल्ड, बायोलॉजिकल वर्ल्ड के स्केल के बारे में। तो अगर अगर हम बात करते हैं बहुत सारी चीजों के बारे में कि भैया अगर हम आंखों से कोई चीज देखते हैं तो कितनी रेंज तक देख सकते हैं, हम लाइट माइक्रोस्कोप का यूज करके कितनी सारी चीजों को देख सकते हैं, या हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज करके कितनी सारी चीजों को देख सकते हैं। अगर आप ध्यान से यहां पर देखोगे तो आपकी अनएडेड आई, मतलब आप सिंपल जो ह्यूमन की सिंपल आई होती है, अगर आप उससे देखोगे तो कैन सी थिंग्स फ्रॉम 0.1 मिलीमीटर, लगभग लगभग 0.1 मिलीमीटर तक आप अपनी नग्न आंखों से चीजों को देख सकते हो। लेकिन अगर आप लाइट माइक्रोस्कोप का यूज करते हो, लाइट माइक्रोस्कोप में यू कैन सी एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम 0.1 मिलीमीटर डाउन टू लगभग 1 माइक्रोमीटर तक की ऑब्जेक्ट्स को आप यहां पर लाइट माइक्रोस्कोप में देख सकते हो। वहीं जैसे अगर आप एग्जांपल लेकर चल रहे हो कि भैया लाइट माइक्रोस्कोप में क्या क्या चीजें देख सकते हैं, अनएडिटेड, अनएडिटेड से मतलब आप सिंपली क्या देख सकते हो, मुर्गी का अंडा देख सकते हो, मछली के अंडा तक देख सकते हो, और भी बहुत उससे छोटी चीजें जैसे सैंड के पार्टिकल्स है वो और छोटा हो गया, सैंड के पार्टिकल्स तक आप अपने अनएडिटेड आई से देख सकते हो। लेकिन जहां अगर सेल्स की बात आती है तो सेल्स को आप अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते हो, उसके लिए आपको माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ेगा। अब बहुत ज्यादा डिटेल में देखना है तो हो सकता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़े, ऊपर ऊपर से बस देखना है तो आप लाइट माइक्रोस्कोप का यूज कर सकते हो। तो लाइट माइक्रोस्कोप से आप क्या क्या देख सकते हो, प्लांट की सेल देख सकते हो, एनिमल सेल देख सकते हो, उसके न्यूक्लियस को देख सकते हो, उसके बैक्टीरिया के सेल्स को देख सकते हो, माइटोकॉन्ड्रिया देख सकते हो उसका। ठीक है, लेकिन और डिटेल तरीके से इन लोगों के बारे में जानना है कि भैया जो आपका सेल्स होता है उस सेल्स के अंदर अंदर क्या क्या फंक्शनिंग चल रही है, तो उसके लिए आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप देखना, उसकी रेंज थोड़ी बढ़ जाती है। उसमें जैसे आप वायरसेस को ऑब्जर्व कर सकते हो, राइबोसोम्स, प्रोटीन्स, प्रोटीन्स जैसे आपकी सेल्स के अंदर प्रोटीन्स होता है, आप ही पढ़ेंगे, लिपिड्स होता है, लिपिड्स को देख सकते हो। ठीक है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, साथ ही साथ केमिस्ट्री में जब आप देखते हो, केमिस्ट्री में कोई केमिकल ऑब्जेक्ट देखते हो तब आप उसके एटम्स को भी ऑब्जर्व कर सकते हो अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये बहुत बहुत ही तगड़ा माइक्रोस्कोप एक तरीके से आप कह सकते हो। ठीक है,
तो माइक्रोस्कोप का इंप्रूवमेंट बहुत हुआ। आप देखो हम लोग बहुत ज्यादा माइक्रोस्कोप के बारे में नहीं पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा ही लिख दिया है मैंने माइक्रोस्कोप के बारे में, लेकिन आप पढ़ सकते हो, ठीक है, इसको पढ़ सकते हो। अब हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल की। सिंपली स्ट्रक्चर ऑफ सेल की बात करी जा रही है। स्ट्रक्चर ऑफ सेल में आपकी तीन चीजें होती हैं। सबसे पहले इंटरेक्शन, फिर बाउंड्री, फिर रिस्पॉन्स। मतलब कि मानकर चलो आपका घर है, आपका घर है, आपके घर में तीन चीजें ऑब्जर्वली देखी जा रही है। सबसे पहले इंटरेक्शन, मतलब जब बहुत सारी सेल्स मिलकर आपकी बॉडी बनी है, ये तो हमें पता है, बहुत सारी सेल्स मिलकर आपकी टिश्यूज बनी है, लेकिन अगर हम इन दोनों के बीच के सेल की इंटरेक्शन देखें कि भैया इन दोनों के बीच में क्या क्या इंटरेक्शन होता है, इन दोनों के बीच में ऑब्जर्वली बेसिकली क्या क्या चीजें होती है, तो फॉर सेल्स टू फंक्शन एज अ यूनिट्स दे मस्ट इंटरैक्ट विद ईच अदर एंड देयर सराउंडिंग। तो मतलब अगर सेल्स को काम करना है, मिलकर काम करना है, एक तरीके से बोला जाता है कि सेल्स को अगर मिलकर काम करना है तो उनके अंदर जो चीजें होती है, उनके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनके अंदर जो जरूरी इंपॉर्टेंट थिंग्स होती हैं, उन चीजों का इंटरेक्शन होना बहुत जरूरी है, ठीक है, उनके बीच में एक तरीके का इंटरेक्शन होना बहुत जरूरी है। अगर आप बाउंड्री की बात करते हो, सेल्स की बाउंड्री की बात करते हो, तो देखो these interactions happen at the cell boundary where materials move between the cell and the external movement। मतलब अगर आप दो सेल्स की बात करते हो, यहां पर मैंने एक सेल ले लिया, दूसरा सेल ले लिया, अगर इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन करवाना है तो इंटरेक्शन कहां से होगा, किसी ऑब्जेक्ट का आदान प्रदान कहां से होगा, बाउंड्री से होगा, मतलब इनके कॉर्नर से होगा, तो इसी को बोला जाता है क्या, सेल बाउंड्री। तो हमेशा जब भी आपकी इंटरेक्शन हो रही है सेल के बीच में, तो सेल की इंटरेक्शन कहां से होगी, बाउंड्री से होगी। सेल की कोई भी इंटरेक्शन कहां से होगी, बाउंड्री से होगी। अगर आप रिस्पॉन्स की बात करते हो कि भैया आपका जो रिस्पॉन्स होता है एक दूसरे का, आपका ऑब्जेक्ट इंटरैक्ट करने के लिए जो रिस्पॉन्सेस करता है वो कैसा होता है, तो इवन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म एक्सचेंज मटेरियल्स एंड रिस्पॉन्ड टू द इन्वायरमेंट थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। मतलब कि आपका जो रिस्पॉन्स होता है, जब आप ऑब्जेक्ट्स का इधर आदान प्रदान होता है, एक तरीके से इंटरेक्शन होता है, तो इंटरेक्शन में एक रिस्पॉन्स छोड़ती है कि भैया क्या रिस्पॉन्स रहा है, ऑब्जेक्ट्स में भी छोड़ सकती है। अब ये रिस्पॉन्स इन्वायरमेंट में भी हो सकता है कि या तो इन्वायरमेंट में रिस्पॉन्स छोड़ दे, इन्वायरमेंट में रिस्पॉन्स छोड़ दे, या तो ये रिस्पॉन्स आपकी अनदर सेल में भी हो सकता है, अनदर सेल में भी हो सकता है, ठीक है। तो सिंगल सेल वाले जो ऑब्जेक्ट होते हैं, अब उसमें कहां से रिस्पॉन्स आएगा, तो सिंगल सेल वाले इन्वायरमेंट से भी रिस्पॉन्स लेते हैं, सिंगल सेल वाले इन्वायरमेंट से भी रिस्पॉन्स लेते हैं, ठीक है। तो जब ये सारी चीजों के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो आगे बढ़ते हैं। अब स्ट्रक्चर ऑफ सेल के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल तरीके से पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सेल में सबसे पहला टॉपिक आता है सेल मेम्ब्रेन में। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन इज अ यूनिवर्सल फीचर ऑफ अ सेल। एक तरीके से हर सेल में ये पाया जाता है, ठीक है। अगर इसकी डेफिनेशन की बारे में बात करते हैं तो अ थिन बाउंड्री दैट सराउंड्स द सेल एंड प्रोटेक्ट्स इट कंटेंट्स। मतलब सेल की जो बाउंड्री होती है, सेल के अंदर जो भी चीजें होती हैं उन सब चीजों को प्रोटेक्ट करता है, एक तरीके से सेल की बाउंड्री होती है, इसको बोला जाता है सेल मेम्ब्रेन। इट इज आल्सो कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहीं कहीं बोल दिया जाता है, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, सेल की एक तरीके से बाउंड्री होती है जिसमें सेल में जितनी भी चीजें अंदर अंदर है उसको प्रोटेक्ट करता है कि भैया बाहर ना जाए, ठीक है, और एक तरीके से सेल का वॉल की तरह, सेल की बाउंड्री की तरह काम करता है, ठीक है। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है कि भैया जैसे नाम ही पता चल रहा है कि आपका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो आपका सेल मेम्ब्रेन है, वो एक तरीके से सेल की बाउंड्री की तरह काम कर रहा है। तो अब सेल की बाउंड्री, अगर आपके घर की बाउंड्री है तो आपने कहीं ना कहीं उसके लिए गेट छोड़ा होगा, तब आप गेट पर एक चीज ये कर सकते हो कि कुछ सिलेक्टिव चीजों के लिए ही आपको परमिशन है अंदर आने के लिए, आपकी बाउंड्री में कुछ सिलेक्टिव चीजों के लिए ही परमिशन है। वैसे ही सेल वॉल में भी, जब अगर आप सेल मेम्ब्रेन की बात करते हो तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कभी कभी सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। सिलेक्टिवली परमिएबल जैसे नाम से पता चला है कि सिलेक्टिव चीजों को ही परमिशन देती है अंदर आने के लिए या बाहर जाने के लिए, ठीक है। वहीं अगर आप देखोगे तो इट अलाउज ओनली सम सब्सटेंसेस टू पास थ्रू व्हाइल ब्लॉकिंग अदर्स। मतलब कुछ सब्सटेंसेस को पास करने के लिए सिर्फ अलाउ करता है, बाकी सबको ब्लॉक करके रखता है कि भैया तुमको अंदर नहीं जाना है या अंदर से बाहर नहीं जाना है, ठीक है। फंक्शन क्या होता है कि इट डिफाइंस द इंडिविजुअलिटी ऑफ अ सेल एंड कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। बेसिकली जो आपका सेल मेम्ब्रेन होता है वो सिंपली आपके जो सेल को इंडिविजुअल है, इंडिविजुअलिटी देने के लिए, मतलब कि भैया एक सेल को दूसरे सेल से आप अलग कर सकते हो, उसमें आपका सबसे ज्यादा सेल मेम्ब्रेन काम करता है। दूसरी चीज, सेल के अंदर आने वाली जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, सेल के अंदर आने वाली जो चीजें होती है, जैसे कि आपका ऑक्सीजन होगा, जैसे कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, उनकी जो ऑब्जेक्ट की मूवमेंट होती है, उस मूवमेंट को भी देखने के लिए, उस मूवमेंट को भी डिफाइन करने के लिए सेल मेम्ब्रेन का यूज किया जाता है,
ठीक है, बेसिकली ये सारी चीजों का एग्जांपल होता है, ये सारी चीजों का फंक्शन होता है सेल मेम्ब्रेन का। ये पोटैटो एक्सपेरिमेंट है, पोटैटो एक्सपेरिमेंट आप देख सकते हो 2.2 पे एक्सरसाइज पे, 2.2 एक्सपेरिमेंट में। ठीक है, की प्रोसेस है डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। अब आप भैया बार बार एक्सचेंजेस की बात कर ही रहे हो, बार बार आप एक्सचेंजेस बोले तो कि क्या, कि जो सेल के अंदर बहुत सारी चीजों का आदान प्रदान होता है, सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है, आपका ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है। तो इसमें होता कैसे है भैया, मैंने बताया कि भैया सिलेक्टिवली प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, सिलेक्टिवली सेल मेम्ब्रेन होती है, क्योंकि सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, मतलब कुछ चीजों को अंदर आने देती है, कुछ चीजों को बाहर ही रहने देती है। तो आप जब बहुत ज्यादा आदान प्रदान का बात कर रहे हो तो इनके डिफरेंसेस बताओ, इनके टाइप्स बताओ कि भैया किस तरीके से जब जब ऑब्जेक्ट जब जब जो उसके अंदर कोई चीजें अंदर जा रही हैं सेल की वॉल के अंदर या सेल की वॉल के बाहर जा रही हैं, तो वो किस तरीके से जा रही हैं। तो उसके लिए आपका प्रोसेस डिफाइन हुआ है कि किस प्रोसेस से जा रही है। तो दो तरीके के प्रोसेसेस है, पहला होता है डिफ्यूजन, दूसरा प्रोसेस होता है ऑस्मोसिस। अब डिफ्यूजन का मतलब क्या है? डिफ्यूजन इज द नेट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू अ लोअर कंसंट्रेशन। बोले तो अब थोड़ी सी बड़ी चीजें मैं बता रहा हूं कि डिफ्यूजन का मतलब ये होता है कि अगर आप मानकर चलो ये सेल है आपका, ठीक है, और ये दूसरा सेल है। मान लो कुछ चीजों को मुझे यहां से यहां ट्रांसफर करना है, सेल ए, दिस इज योर सेल ए, दिस इज योर सेल बी, तो सेल ए से सेल बी में ट्रांसफर करना है। लेकिन मैं बात ये कर रहा हूं कि जो सेल ए है उसके अंदर जो लिक्विड भरा है, या उसके एक तरीके से कह सकते हो उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट है वो हायर कंसेंट्रेशन वाला है, उसका जो कंसेंट्रेशन है वो हाई है, मतलब हाई कंसेंट्रेशन वाला है, और यहां पर जो उसका कंसेंट्रेशन है वो लो कंसेंट्रेशन है। तो जब कोई भी चीज हाई ऑब्जेक्ट से, हाई कंसेंट्रेशन से, सॉरी, जब कोई भी चीज ऑब्जेक्ट की मैं बार बार बात कर रहा हूं, फिजिक्स के टर्म्स में चला जाता हूं, तो कोई भी चीज जब हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन में जाएगी, जब हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन में जाएगी, तो इस पूरी प्रोसेस को, ये पूरी जो एक्सचेंज की प्रोसेस है, इसको क्या बोला जाता है? डिफ्यूजन बोला जाता है। इसको बोला जाता है क्या? डिफ्यूजन। इसको बोला जाता है क्या? डिफ्यूजन। ठीक है, इसको बोला जाता है डिफ्यूजन। लेकिन वहीं अगर जब इसका उल्टा होता है कि लोअर कंसेंट्रेशन से अपर कंसेंट्रेशन में जाता है, मतलब लो कंसेंट्रेशन से हाई कंसेंट्रेशन में आता है, तो वो प्रोसेस क्या होती है? वो प्रोसेस होती है भैया ऑस्मोसिस। वो प्रोसेस होती है ऑस्मोसिस। ठीक है, वो प्रोसेस होती है क्या? ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस इज द डिफ्यूजन ऑफ वाटर अक्रॉस अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। मतलब नहीं, सॉरी, हाई कंसेंट्रेशन से जब लो कंसेंट्रेशन जाता है तब तो डिफ्यूजन होता है, तब तो आपका डिफ्यूजन होता है। लेकिन अगर मैं ऑस्मोसिस की बात करता हूं, तो ऑस्मोसिस इज द डिफ्यूजन ऑफ वाटर, मतलब डिफ्यूजन ऑफ वाटर अक्रॉस अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। जब सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन में आपका जब वाटर का डिफ्यूजन होता है, डिफ्यूजन बोले तो कि हायर कंसेंट्रेशन से जब आपका वाटर हायर कंसेंट्रेशन वाली जगह से लोअर कंसेंट्रेशन पर जाता है, तब एक तरीके से डिफ्यूजन होता है। और वो जो डिफ्यूजन सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है, मतलब कुछ ऐसी मेम्ब्रेन के थ्रू होता है जिसमें सिर्फ कुछ ही चीजें पास करने के लिए परमिशन दी जाती है, तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? ऑस्मोसिस बोला जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए वाटर फ्रॉम सॉइल एंटर्स प्लांट रूट सेल वाया ऑस्मोसिस। मतलब जो आपका पानी होता है वो मिट्टी से जब प्लांट रूट पर जा रहा है, मतलब जो पेड़ों की जड़ों में जा रहा है, वो किस प्रोसेस की वजह से जाता है? वो जाता है भैया ऑस्मोसिस की वजह से। ठीक है, इफेक्ट ऑफ सोल्यूशन ऑन सेल। सेल्स के बीच में अब सोल्यूशन पे क्या आता है? मतलब मानकर चलो मैं यहां पर प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों के बारे में बात कर रहा हूं, इन दोनों के बीच की डिफ्यूजन के बारे में बात कर रहे हैं, ऑस्मोसिस के बारे में बात करता हूं कि भैया मानकर चलो आपका जो वाटर है, जो बहुत ज्यादा हम वाटर के ही लेकर चलते हैं, या हमारा जो सोल्यूशन है इसके मूवमेंट की बात कर रहे हैं, कि भैया ये सोल्यूशन आपका या तो सेल के अंदर जाएगा, आपकी जो सेल है उसके अंदर जाएगा, या तो दूसरा प्रोसेस ये हो सकता है कि सेल से जो ऑब्जेक्ट है, सेल से कोई चीजें आपकी सोल्यूशन या वाटर में मूव करेगी। ठीक है, अब इनके बेसिस पर अगर आप सोल्यूशन की बात करते हो तो तीन तरीके के आपके सोल्यूशन है। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। थ्री टाइप्स ऑफ सोल्यूशन में क्या क्या है? सबसे पहले आपका आइसोटोनिक सोल्यूशन। आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है कि सल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ एक्सटर्नल मीडियम इज इक्वल टू द सेल, रिजल्ट नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर। मतलब अगर मान लो जो सोल्यूशन मैं ले रहा हूं उसको इसी कंसंट्रेशन का रख दो, इसका जो कंसंट्रेशन है उसका कंसंट्रेशन इसी जो सेल के अंदर का जो कंसंट्रेशन है उसके बराबर कर दो, तब क्या होगा? पानी ना इधर मूव करेगा ना उधर मूव करेगा, ऐसे ही रहेगा। तो मतलब नो नेट मूवमेंट, कोई नेट मूवमेंट इसके अंदर नहीं आने वाला। तो ये किसकी बात हो गई? ये तो हो गई भैया आइसोटोनिक।
आइसोटोनिक सोल्यूशन की बात हो गई, आइसोटोनिक सोल्यूशन। ठीक, उसके बाद हाइपोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है? हाइपोटोनिक सोल्यूशन में जो एक्सटर्नल मीडियम होता है उसका जो सोल्यूट कंसंट्रेशन होता है वो लो होता है, जबकि मतलब पानी ज्यादा होता है, जो बाहरी जो पानी है वो ज्यादा हो गया है, और सेल की जो पानी है, सेल के अंदर जो कंसंट्रेशन है वो कम हो जाएगा। उसका जो रिजल्ट आता है क्या होता है? सेल स्वेल्स हो जाता है। अब इसका एक बहुत ही ज्यादा फेमस क्वेश्चन है जो आपका रेजिन्स होता है, आपने देखा होगा। पहले मैं बता देता हूं कि अगर मान लो मैंने यहां पर सोल्यूशन लिया है, मैंने यहां पर सॉल्यूशन लिया, और सॉल्यूशन भी किस तरीके का लिया है? हाइपोटोनिक लिया है। सॉल्यूशन भी मैंने कौन सा लिया? हाइपोटोनिक। ठीक है, और यहां पर मैं सेल्स लिया, यहां पर मैंने सेल्स लिए हुआ है, दिस इज योर सेल। ठीक है, अब हाइपोटोनिक में क्या कहता हूं कि इसके अंदर जो कंसंट्रेशन है, इसके अंदर जो कंसंट्रेशन है और इसके अंदर जो कंसंट्रेशन है, इसकी कंसंट्रेशन कम है, इसकी कंसंट्रेशन कम है और इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है। तब क्या होगा? जब कंसंट्रेशन कम है, कंसंट्रेशन ज्यादा की जगह पानी इसके अंदर जाएगा, वाटर विल फ्लो फ्रॉम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टू सेल। तब क्या होगा? जब सेल के अंदर पानी जाएगा तब सेल फूल जाएंगी, सेल फूल जाएंगी, और इसी को क्या बोला जाता है? इसी को क्या बोला जाता है कि सेल भैया स्वेल हो गई। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? स्वेलिंग आ गई सेल के अंदर। स्वेल किस वजह से हुआ है? क्योंकि हायर कंसंट्रेशन वाला पानी जो है वो लोअर कंसंट्रेशन में चला गया। बात समझ में आई? इसी वजह से जो आपके एनसीईआरटी है उसमें एक क्वेश्चन दिया जाता है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, जो आपकी रेजिन्स होती है, किशमिश होती है, रेजिन्स, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाता है। जबकि रेजिन्स होती है, ये रेजिन्स स्वेल क्यों होती है? ये स्वेल क्यों होती है? तो आप क्या कहोगे कि भैया जो अंदर रेजिन्स के अंदर की जो सेल्स होती है उनका कंसंट्रेशन कंपैरेटिवली, अगर पानी के कंसंट्रेशन की बात कर रहे हो, उससे कम होता है, उससे कम होता है, इसलिए वाटर फ्लो कर जाता है रेजिन्स की सेल्स के अंदर। इस वजह से उसके अंदर जब पानी भर जाता है तो जो आपके किशमिश होती है वो स्वेल हो जाती है, उसके अंदर स्वेलिंग आ जाती है। क्यों फूल जाती है? आपकी जो चीजें होती है उसके अंदर, रेजिन्स की बात नहीं कर रहा हूं, बहुत सारी चीजें हैं। अगर जैसे आप चिकपीस की बात करते हो, चने की बात करते हो, ठीक है, चने में भी यही सेम चीज होती है कि चने को जब आप पानी के अंदर डालोगे तो उसके अंदर की जो सेल्स होती है वो बहुत ही ज्यादा लोअर कंसंट्रेटेड होती है एज कंपेयर टू जो वाटर, एक्सटर्नल वाटर का बात आप कर रहे हो। ठीक है, वहीं अगर मैं यहां पर प्रोसेस उल्टा कर लेता हूं कि जो एक्सटर्नल मीडियम है उसका सोल्यूट कंसंट्रेशन हाई कर दो, उसका जब सोल्यूट कंसंट्रेशन हाई कर दोगे तब क्या होगा कि शेल हो जाएगी श्रिंक, शेल क्या हो जाएगी? श्रिंक हो जाएगी। तो मतलब जो पानी अंदर भरा हुआ था वो पानी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा। आई थिंक तुमको ये वाली बात समझ में आ गई है। आई थिंक अगर तुम्हें ये वाली बात समझ में आ गई कि भैया सेल के अंदर जो कंसंट्रेशन है वो हायर होती है, जब हायर होती है और पानी का मूवमेंट लोअर से इसका लोअर होता है, तो पानी का जो मूवमेंट होता है, जो वाटर का मूवमेंट होता है, वो लोअर से हमेशा की तरह हायर की तरफ जाता है, लोअर से हमेशा हायर की तरफ जाता है। इस वजह से पानी जब इसके अंदर भर जाएगा तो ये हो जाएगा स्वेलिंग। ठीक है, वहीं अगर श्रिंकिंग की बात करते हैं, श्रिंकिंग किस केसेस में होगा कि भैया पानी क्यों श्रिंक कर गया? तब आप कहोगे कि जो आपका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, जो आपका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, ठीक है, ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, उसका कंसंट्रेशन लो है और बाहर का कंसंट्रेशन हाई है, बाहर का कंसंट्रेशन क्या है? हाई है। तो वाटर हमेशा लोअर कंसंट्रेशन से हायर की तरफ जाएगा, तब सॉरी स्वेल वाला कंडीशन होगा, तब ये स्वेल वाला कंडीशन होगा। वहीं अगर इसका कंडीशन हाई हो जाएगा, इसका कंसंट्रेशन हाई हो जाएगा और इसका कंसंट्रेशन लो हो जाएगा, तब क्या होगा कि भैया वाटर आपका हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ जाएगा, तो कहीं ना कहीं तब लो कंसंट्रेशन से हाई की तरफ जाएगा, तब कहीं ना कहीं यहाँ पर श्रिंकिंग वाला केस आ जाएगा। तो यहां से घुमा फिरा के बात यह है कि जो श्रिंकिंग और स्वेलिंग वाला केस है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर दिखेगा। जैसे अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो इफेक्ट जब सेल्स को आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक तीनों सॉल्यूशन के अंदर रखा गया है, तब क्या क्या बात हो? हाइपरटोनिक वाली सॉल्यूशन वो होता है जो लास्ट में यूज होता है, लास्ट में यूज होता है। तो अगर आइसोटोनिक सोल्यूशन की बात करते हैं तो आइसोटोनिक सोल्यूशन के अंदर कैसा सेल यूज होता है? तो आप कह सकते हो कि अगर मैं प्लांट सेल यहां पर ले रहा हूं, अगर मैं प्लांट सेल ले रहा हूं, बेसिकली इसका नाम है फ्लैसिड। फ्लैसिड बोले तो कि नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर, सेल इज नॉर्मल। तो सेल
नॉर्मल होता है। आइसोटोनिक सोल्यूशन में क्या होता है कि जो बाहर कंसंट्रेशन आप ले रहे हो और जो अंदर कंसंट्रेशन वो दोनों सेम है। जब कंसंट्रेशन सेम है तो कोई पानी का मूवमेंट होगा ही नहीं, कोई नेट मूवमेंट होगा नहीं। लेकिन अगर हाइपोटोनिक सोल्यूशन की बात करते हो, हाइपोटोनिक सोल्यूशन की बात करते हो, तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन में वाटर क्या होता है, एंटर कर जाता है सेल के अंदर। क्यों? क्योंकि सेल का कंसंट्रेशन हायर होता है, इसका कंसंट्रेशन लोअर होता है। तो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जब पानी मूव करता है तब वाटर एंटर कर जाता है। वाटर जब एंटर कर जाता है तो ये सेल देखो आपको फुली हुई दिखेगी, सेल के अंदर स्वेलिंग दिखेगी, ठीक है। वहीं अगर हाइपरटोनिक सोल्यूशन आप ले रहे हो तो हाइपरटोनिक का कंसंट्रेशन, बाहर का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, अंदर का कंसंट्रेशन कम होगा। तो वाटर अंदर से बाहर की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा और इस वजह से अगर आप सेल को देखोगे तो धीरे धीरे सिकुड़ गई है। इसको बोलते हैं श्रिंकिंग ऑफ सेल, ठीक है। अगर एनिमल सेल की बात करते हो तो एनिमल सेल में भी सेम वही चीज है। आइसोटोनिक सोल्यूशन में आपका सेम रहेगा, आइसोटोनिक सोल्यूशन में कोई चेंज नहीं होगा। हाइपोटोनिक सोल्यूशन में क्या होगा कि आपका जो वाटर है वो सेल के अंदर जब भर जाएगा तो आपका सेल कुछ ऐसे से दिखेगा। फिर वही अगर हाइपोटोनिक सोल्यूशन की बात करते हैं तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन में आपका जो सेल है वो श्रिंक हो जाएगा, तब आपको कहीं ना कहीं ये चीजें देखने को मिलेंगी, ठीक है। फिर अगर स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं, भैया हमने सेल के बारे में पढ़ लिया, ठीक है, सेल के बारे में पढ़ लिया। सेल के अंदर वाटर एक्सचेंज के बारे में पढ़ लिया कि भैया वाटर एक्सचेंज कैसे होता है सेल के अंदर, वाटर एक्सचेंज कैसे होता है सेल के अंदर। तो वाटर एक्सचेंज के बाद अब बात है क्या कि स्ट्रक्चर ऑफ जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में और थोड़ा देख लेते हैं कि अगर स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन में बात करें तो सबसे पहले आपका मॉडल जो आता है वो आता है फ्लूइड मोसेक मॉडल। फ्लूइड मोसेक मॉडल का मतलब ये होता है इसमें जो आपकी सेल मेम्ब्रेन होती है उसकी जो थिकनेस होती है वो बहुत ही ज्यादा थिन होती है, बहुत ही ज्यादा पतली होती है। लगभग 7 से 10 नैनोमीटर की आपकी रेंज होती है। 7 से 10 नैनोमीटर की जो आपका थिकनेस होती है वो उसकी मेम्ब्रेन की थिकनेस होती है। अगर उसके कंपोजिशन की बात करते हो तो कंपोजिशन किस चीजों से मिलकर बनती है, कंपोजिशन मतलब होता है किस चीजों से मिलकर बनती है, तो ये मेड अप ऑफ लिपिड्स। लिपिड्स बोले तो जो फैट्स आपके यूज होते हैं, जो आपके फैट आपकी बॉडी कंज्यूम करती है, और प्रोटीन। तो मतलब लिपिड्स और प्रोटीन से मिलकर आपकी सेल मेम्ब्रेन बनती है, ठीक है। लिपिड बाइलेयर की बात करते हैं कि भैया इसके अंदर 2 लेयर ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसके ऊपर कुछ 2 लेयर होते हैं, और किसके होते हैं, फैट मॉलिक्यूल्स के। पहली लेयर होती है वाटर अट्रैक्टिंग हेड फेसिंग टू आउटवर्ड्स, मतलब जो आपका वाटर अट्रैक्ट करती है, और दूसरा वाटर रिपेलिंग टेल फेसिंग इनवर्ड्स, मतलब कि आपका 2 तरीके की लेयर होती है, एक में वाटर अट्रैक्ट करता है, एक में वाटर रिपेल करता है, और एक का हेड आउटवर्ड्स होता है और एक का टेल इनवर्ड्स होता है। तो ये कुछ ऐसी सी होती है, अगर अभी हम लोग डायग्राम में देखेंगे तो और बातें आगे समझ में आएंगी। फिर क्यों हम फ्लूइड का क्या मतलब है, वाई फ्लूइड, तो मॉलिक्यूल्स कैन मूव साइडवेज, फ्लिप एंड रोटेट विद इन द मेम्ब्रेन। तो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, अगर मॉलिक्यूल्स की सिर्फ बात करते हो, अगर फ्लूइड्स को ना लेकर के मॉलिक्यूल्स की बात करते हो, तो मॉलिक्यूल्स साइडवेज जा सकते हैं, भाग सकते हैं इधर से उधर, फ्लिप हो सकते हैं, उसके अंदर ही घूम सकते हैं, या रोटेट कर सकते हैं विद इन दैट मेम्ब्रेन। तो इस वजह से हम फ्लूइड्स को लेते हैं। मोसैक को क्यों लेते हैं कि भाई मोसैक, तो मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड लाइक टाइल्स इन ए मोसैक। तो मोसैक की तरह जो मॉलिक्यूल्स होते हैं फ्लूइड्स के अंदर, वो मॉलिक्यूल्स एक अरेंजमेंट में आपको पाए जाते हैं, ठीक है। अगर प्रोटीन्स की बात करते हो तो प्रोटीन एक्ट एज अ गेटकीपर हेल्पिंग सब्सटेंसेस पासेस थ्रू। तो जो प्रोटीन्स होता है, जो सेल मेम्ब्रेन में आपकी प्रोटीन्स होती है, सेल मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन होता है वो एक तरीके का गेटकीपर का काम करता है, एक तरीके से गेटकीपर काम करता है, जिससे वो पता चलता है कि जो सब्सटेंसेस है वो पास हो पाएंगे कि पास नहीं हो पाएंगे। उसको जज करने के लिए आपका प्रोटीन भी एक तरीके से जैसे का काम करता है। अगर मैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन का आपको डायग्राम दिखाना चाहूं तो कुछ ऐसा सा दिखेगा, जैसे आपको ये जो 2 लेयर दिखेंगी, पहली लेयर ये, दूसरी लेयर ये, तो इस तरीके से बाइलेयर, जिसको आप बोल देते हो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, मतलब लिपिड्स की 2 बाइलेयर, आपकी 2 लेयर आपको दिख जाएंगी, ठीक है। जहां पर आपको पोलर हेड दिखेगा, एक तरीके से हाइड्रोफिलिक हेड, हाइड्रोफिलिक हेड मतलब तो वाटर लविंग हेड, जो मैंने बताया था ना कि ये वाटर लविंग होगा। हाइड्रोफोबिक टेल, हाइड्रोफोबिक बोले तो कि जो पानी को लव नहीं करता है, ठीक है, तो उसका जो टेल है वो बाहर निकलेगा, और हेड है जो अंदर रहेगा। तो हाइड्रोफिलिक जो है, जो मतलब पानी को पसंद करता है, उसका हेड है, और जो पानी को तरीके से एक तरीके से पानी को रिपेल करता है, वो उसका टेल यहाँ पर आपको दिखने को मिल जाएगा, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे चैनल प्रोटीन हो गया, इंटीग्रल प्रोटीन हो गया, पेरिफेरल प्रोटीन हो गया, और ये बहुत सारी तरीके की प्रोटीन होती है जो कि आपकी बाहर 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 ऐसे लगे रहेंगे, ठीक है। साइटोप्लाज्म की बात करते हैं, साइटोप्लाज्म के बारे में और डिटेल तरीके से हम लोग अंदर बात करेंगे। इन दोनों लेयर्स के बीच में आपका कोलेस्ट्रॉल रहता है,
इन दोनों लेयर्स के बीच में कोलेस्ट्रॉल होता है, और साथ ही साथ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब सेल के बाहर जो भी एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है वो बाहर आपके सेल के अंदर बाहर रिसाइड करता है। ठीक है, अब सेल वॉल की बात करते हैं। सबसे पहले हमने बात करी सेल मेम्ब्रेन की, अब सेल वॉल। सेल वॉल क्या होता है कि इट इज एन आउटर कवरिंग ऑफ सेल। एक तरीके से जो आउटर कवरिंग होती है सेल की वो होता है, मतलब फाउंड इन प्लांट्स, फंगी एंड बैक्टीरिया। एनिमल सेल्स डू नॉट हैव अ सेल वॉल। अगर प्लांट सेल की बात कर रहे हो या फंगी की बात कर रहे हो या बैक्टीरिया की बात कर रहे हो उसमें आपको सेल वॉल देखने को मिलेगा, लेकिन अगर आप एनिमल सेल्स की बात करते हो तो एनिमल सेल्स में कोई भी तरीके का सेल वॉल आपको देखने को नहीं मिलेगा। सेल वॉल के नेचर की बात करें तो सेल वॉल आर रिजिड एजिटेशनल लेयर आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन। मतलब जो सेल मेम्ब्रेन होती है, अगर आपकी ये सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन है, तो आपका जो सेल वॉल होता है इसके बाहर होता है। ठीक है, ये एज कंपेयर टू दिस सेल मेम्ब्रेन ये बहुत ही ज्यादा रिजिड होती है, ये बहुत ही ज्यादा रिजिड होती है। ठीक है, और ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल या फंगाई या बैक्टीरिया में पाई जाती है। ठीक है, एनिमल सेल में आपका सेल वॉल नहीं होता, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। परमिएबिलिटी की बात करते हैं तो इट इज परमिएबल मीनिंग वाटर एंड डिसॉल्व्ड मिनरल्स कैन पास थ्रू इट। मतलब इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है कि भैया कुछ चीजें इसके अंदर जा सकती है, कुछ चीजें नहीं जा सकती। ये सबको अलाउ कर देता है, ये सबको अलाउ कर देगा अपने थ्रू पास होने के लिए। और जब सब कुछ अलाउ करने के बाद फिर अगला खेला जो है वो आपका सेल मेम्ब्रेन का आता है। सेल मेम्ब्रेन हो सकती है सिलेक्टिवली परमिएबल, मतलब कुछ चीजें अलाउ करे, कुछ चीजें अलाउ नहीं करे। ठीक है, बेसिकली ये बात होती है। तो अगर प्लांट के फंक्शन की बात करें तो फंक्शनिंग ऑफ द सेल वॉल इन प्लांट सेल तो हेल्प्स विदस्टैंड एनवायरमेंटल स्ट्रेस। तो बाहर की जो इन्वायरमेंटल होता है, जो बाहर का जो इन्वायरमेंट होता है उसका जो स्ट्रेस है उसको झेलने के लिए एक तरीके से जो आपकी सेल वॉल होती है वो काम आती है। ठीक है, जैसे आपका विंड हो गया, जैसे आपकी हवा हो गई, जैसे आपका रेन हो गया, बारिश हो गई, इन सब की वजह से कहीं ना कहीं जो आपका सेल वॉल है वो एक तरीके से प्रोटेक्शन होता है, एक तरीके से गार्ड होता है। ठीक है, हेल्प्स लीव्स एंड फ्लावर्स रिमेन फर्म। तो जो आपके लीव्स होते हैं, जो आपकी पत्तियां होती है, जो आपके फूल पत्ते होते हैं, इनको फर्म रहने के लिए, इनको तरोताजा रहने के लिए आपको कहीं ना कहीं सेल वॉल की जरूरत पड़ती है। सेल वॉल उस चीजों में मदद करता है। सेल प्लांट्स एंड स्टे अपराइट। तो जब ये क्योंकि ये रिजिड होती है तो इनके रिजिडनेस की वजह से जो प्लांट होते हैं उनको लंबा खड़ा रहने के लिए, मतलब एक तरीके से होता है कि रिजिड रहने के लिए, एक ठोस रहने के लिए वो कहीं ना कहीं सेल वॉल में मदद आती है, वो कहीं ना कहीं सेल वॉल मदद करता है। ठीक है, अब इसका कंपोजिशन क्या होता है, ये किस किस चीजों से मिलकर बना होता है, तो ये प्राइमरीली मेड ऑफ सेल्यूलोज, ये सेल्यूलोज से मिलकर बना होता है। अब भैया सेल्यूलोज क्या होता है, सेल्यूलोज इज अ कार्बोहाइड्रेट फॉर्म्ड बाय ग्लूकोज यूनिट्स। तो बहुत सारे जो ग्लूकोज यूनिट्स मिलते हैं तो उनके जो कार्बोहाइड्रेट फॉर्म होता है, उनका जो कार्बोहाइड्रेट मिलकर जब कार्बोहाइड्रेट यूनिट बनाते हैं तो उन्हीं को क्या बोला जाता है, सेल्यूलोज। तो इन्हीं सेल्यूलोज से मिलकर आपकी प्लांट सेल बनती है, सॉरी एक तरीके से सेल वॉल बनती है, प्लांट सेल बोल रहा हूँ, सेल वॉल बनती है। और ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाई जाती है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती। ठीक है, अगर डाइटरी रोल की बात करें तो डाइटरी रोल में सेल्यूलोज इन आवर डाइट एक्ट एज अ रफेज हेल्पिंग इन डाइजेशन। तो अगर हम अपनी बात करते हैं, अगर एनिमल्स की बात करते हैं तो एनिमल्स में जो हमारा डाइट ये सेल्यूलोज होता है, अगर हम जब सेल्यूलोज खाते हैं, जब हमारे शरीर के अंदर सेल्यूलोज जाता है तो वो हमको कहीं ना कहीं रफेज प्रोवाइड करता है, कहीं ना कहीं हेल्प करता है डाइजेशन में। ठीक है, मतलब एक तरीके से रफेज एक तरीके से रिजिडिटी प्रोवाइड करता है कि भैया एक तरीके से तंदुरुस्त बनाता है, और दूसरी चीज ये कि डाइजेशन में भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ठीक है, एक्टिविटी 2.3 एनिमल वर्सेस प्लांट सेल इन शुगर सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन में एनिमल और प्लांट सेल कैसे ऑब्जर्व होते हैं, तो ये एक्टिविटी है, इसका प्रोसीजर मैं नहीं पढ़ूंगा, इसका सिर्फ कंक्लूजन पढ़ लेता हूं। ठीक है, आप देख लो, प्लांट सेल में मैंने ओनियन लिया है, ओनियन या रेव भी ले सकते हो, और एनिमल सेल में मैंने चिक पीस लिए, चीक सेल्स। ठीक है, एनिमल सेल में मैंने चिक सेल्स लिए। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो इनके कंक्लूजन में दिखाएगा सेल वॉल हेल्प्स प्लांट सेल रिमेन फर्म व्हाइल एनिमल सेल्स हैव फ्लेक्सिबिलिटी टू सपोर्ट मूवमेंट। तो कहीं ना कहीं अगर आप ध्यानते हो तो प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, और उस सेल वॉल की वजह से कहीं ना कहीं जो सेल्स होती हैं, जो प्लांट की सेल होती है, वो कहीं ना कहीं सीधी खड़ी रहती है, कहीं ना कहीं सही से खड़ी रहती है, कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। लेकिन वहीं अगर मैं एनिमल सेल की बात करता हूं, एनिमल सेल में सेल वॉल तो होता नहीं है, तो एनिमल सेल में जब सेल वॉल नहीं होता है तब आपका वो सपोर्ट
करता है किसमें, मूवमेंट में। मतलब वो किसी भी तरीके से फैल सकता है, किसी भी तरीके से अपने आप को सिकोड़ सकता है, उसके अंदर कोई सेल वॉल नहीं है, और उस वजह से जो फैलना और सिकोड़ना होता है वो कहीं ना कहीं मूवमेंट में हेल्प करता है। अगर आप ध्यान से फिगर में देखोगे तो जो ओनियन पील सेल्स हमने लिया था, ओनियन सेल्स कुछ देखने में ऐसे लगता है। ओनियन सेल्स में अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये आपकी सेल वॉल है, ये आपकी सेल वॉल है, ठीक है। अंदर जो प्रेजेंट है वो साइटोप्लाज्म है, ठीक है। ये न्यूक्लियस है, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगर हम लोग चीक एपिथेल सेल्स लेंगे, मतलब चीक सेल्स लेंगे, तो चीक सेल्स में आपका जो सेल मेम्ब्रेन है, जो बाहर वाली कवरिंग है, वो सिर्फ और सिर्फ सेल मेम्ब्रेन है, इसमें किसी भी प्रकार का सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म इसके अंदर होता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अगर हम लोग ओनियन सेल्स की बात करते हैं, मतलब एक तरीके से प्लांट सेल्स की बात करते हैं, तो प्लांट सेल बॉक्स शेप्ड होती है, ठीक है, आपको दिख भी रहा होगा। फिक्स्ड शेप होता है इन लोग का, क्यों क्योंकि सेल वॉल है, सेल वॉल इनको इधर उधर मूव होने नहीं देता है, ठीक है। रिजिड होती है, रिजिड सेल वॉल होती है, हाँ सर रिजिड सेल वॉल होती है। लार्ज सेंट्रल वॉक्यूल, तो इनके अंदर की जो दूरी है, वो जो इनके बीच की जो मतलब बीच में जो जगह छूटी है वो बहुत ज्यादा लार्ज हो जाती है, ठीक है। किस वजह से, क्योंकि जो आपकी सेल वॉल है वो रिजिड होती है, वो कहीं ना कहीं भरती नहीं उन स्पेस को, ठीक है। दूसरी चीज, फाउंड इन प्लांट्स, मतलब सिर्फ और सिर्फ सेल वॉल जो है आपकी सेल वो प्लांट सेल में प्रेजेंट होगी। वहीं अगर आप लोग एनिमल सेल की बात करते हो तो इरेगुलर शेप इसका देख सकते हो, आपका इरेगुलर शेप, क्यों, क्योंकि सेल वॉल नहीं है। सेल वॉल होती तो शायद कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर देती। फिक्स्ड शेप नहीं होता इनका, कोई सेल वॉल नहीं होती है। और स्मॉल और नो वॉक्यूल, मतलब इनके बीच की दूरी बहुत कम है या तो है ही नहीं, क्यों, क्योंकि ये लोग दूरी को कवर कर लेते हैं, क्योंकि भाई जो मोटा आदमी है एक तरीके से मोटा आदमी, वो अपना फैल के बैठेगा तो कब उसकी जगह दूरी रह नहीं पाएगी। वहीं अगर दो पतले लोगों को बैठाओगे तो वो कितना भी चिपक जाए, कहीं ना कहीं उनके बीच में दूरी रह जाएगी, ठीक है। वही ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स में पाया जाता है, ये कहीं ना कहीं सिर्फ एनिमल्स में पाया जाता है। अगर हम लोग शुगर सोल्यूशन वाले एक्टिविटी की बात करें तो वाटर के अंदर जो आपके रोयू सेल्स है, जो आपके ओनियन सेल्स है, जो आपके एक तरीके से प्लांट सेल है, वो वाटर में कैसे दिखते हैं, पहले वाटर से पहले। उसके बाद शुगर सॉल्यूशन में क्या होता है, इनके अंदर चीजों की तो सिकुड़ना स्टार्ट हो जाएगा, सेल लूज वो वाटर बाय ऑस्मोसिस, वाटर कहीं ना कहीं ऑस्मोसिस हो जाता है इनके बीच में, कहीं ना कहीं पानी इनका निकल जाता है, क्योंकि ये हायर कंसंट्रेशन है, वो हायर कंसंट्रेशन होता है, ये लोअर कंसंट्रेशन, इसी वजह से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर जाता है। फिर वही वाटर, अगर वाटर में अगेन वाटर में बात करते हैं, वाटर में फिर डालते हैं, तो ये फिर वापस से पानी इनके अंदर धीरे धीरे आने लगता है, ठीक है। तो ये रही थी इसकी बात। अगर हम लोग सेल इंटीरियर की बात करते हैं तो सेल इंटीरियर में कोऑर्डिनेटेड वर्किंग सिस्टम, सेल इंटीरियर एक कोऑर्डिनेटेड होता है, एक कोऑर्डिनेटेड वर्किंग सिस्टम होता है, मतलब एक बहुत ही आपस में भाईचारा होता है इन लोगों के बीच में वर्किंग करने के लिए। सबसे पहला होता है ऑल सेल्स हैव थ्री बेसिक पार्ट, ऑल सेल्स हैव थ्री बेसिक पार्ट, मतलब तीन बेसिक पार्ट हर सेल में होते हैं। पहला होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोले तो जो सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन मतलब कि कुछ चीजों को ही पास करने देती है, सारी चीजों को पास नहीं करने देती। साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म मतलब एक सेमी फ्लूइड जेली लाइक सब्सटेंस होता है, ठीक है। अगर न्यूक्लियस की बात करते हैं इनके बाद फिर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में एक प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि बीच में एक तरीके से जिसको कंट्रोल सेंटर बोला जाता है, हर सेल में आपको एक में बीच में एक न्यूक्लियस दिख जाएगा जो उसका कंट्रोल सेंटर रहेगा। फिर तीसरा चीज जो होता है वो ऑर्गेनल्स, हर सेल के पास ऑर्गेनल्स होगी। ऑर्गेनल्स क्या होता है कि सब सेलुलर कंपोनेंट्स इन द साइटोप्लाज्म दैट परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, मोस्ट ऑफ द आर ओनली विजिबल विद एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो सब सेलुलर कंपोनेंट्स इन द साइटोप्लाज्म दैट परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, जो सब तरीके से सेलुलर कंपोनेंट्स होते हैं, छोटे छोटे सेल के अंदर से भी जो छोटी टुकड़ियां होती है वो आपकी ऑर्गेनल्स कहलाती हैं। वो कहां बेसिकली प्रेजेंट होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ वो सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म के तरीके में होते हैं, साइटोप्लाज्म का एक तरीके से यूनिट होता है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये बैक्टीरियल सेल है, ये प्लांट सेल है और ये एनिमल सेल है। अगर बैक्टीरियल सेल में ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर एक कैप्सूल होगा, ठीक है, एक कैप्सूल बाहर होगा, फिर अंदर एक सेल वॉल होगी क्योंकि ये बैक्टीरिया है, ठीक है। इसके अंदर एक फिर सेल मेम्ब्रेन होगी, फिर साइटोप्लाज्म होगा, राइबोसोम्स होगा, न्यूक्लियोइड होगा, प्लाज्मा पीली। अब अगर न्यूक्लियस की बात करता हूं मैं, न्यूक्लियोइड की बात करता हूं, तो ये न्यूक्लियस बीच में रहता है, ठीक है, इसको आप डीएनए भी बोल सकते हो। राइबोसोम्स की बात करते हो तो ये बाहर राइबोसोम्स होते हैं, ठीक। साइटोप्लाज्म क्या होता है, वो कहीं ना कहीं सेल वॉल के बीच में प्रेजेंट होता है। सेल मेम्ब्रेन आपने देखा है कि सबसे जो अंदर की जो बाउंड्री होती है उसको सेल मेम्ब्रेन, और जो बाहर की बाउंड्री होती है वो सेल वॉल होती है। वहीं अगर प्लांट सेल की बात करते हो तो जो बाहर की बाउंड्री होगी वो क्या होगी, सेल वॉल होगी। अगर अंदर की बात करते हो अगर अंदर की बात करते हो तो वो सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है।
अगर इन दोनों के बीच की बात करते हो तो साइटोप्लाज्म होता है, फिर न्यूक्लियस आता है। न्यूक्लियस आपका कहीं ना कहीं ये रखा होगा, इस न्यूक्लियस के बीच में न्यूक्लियोलस रहता है कि भैया इस न्यूक्लियस के अंदर भी चीजों को जब प्रेजेंट करके रखा जाता है वो न्यूक्लियोलस होता है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, गोल्गी अपैरेटस के बारे में पढ़ेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ेंगे, क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ेंगे, लार्ज सेंट्रल वॉक्यूल के बारे में भी पढ़ने वाले हैं आगे। ठीक है, फिर अगर एनिमल सेल की बात करते हैं तो उसमें भी सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल वॉल नहीं होती है। साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस आपने देखा होगा बीच में कहीं न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के आउटसाइड इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे, गोल्गी अपैरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम और स्मॉल वॉक्यूल्स के बारे में भी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये रहा इन सब चीजों के बारे में। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आती है, बहुत ही कह सकते हो ये इंपॉर्टेंट होता है, और हर क्लास 9th के टेस्ट में, अगर आपका हाफ ईयरली एग्जाम है, आपका यूनिट टेस्ट है, आपका फाइनल एग्जाम है, कोई भी टेस्ट है, तो आप कोई स्कॉलरशिप एग्जाम दे रहे हो, आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी जब प्री फाउंडेशन के बारे में बात किया जाता है तब आपका ये क्वेश्चन बहुत आता है, अगर आप नीट बेसिकली नीट के, कि डिफरेंस ऑफ सेल्स, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ सेल, यूक्रियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक, मतलब सेल दो प्रकार की होती है, एक होती है प्रोकैरियोटिक और एक होती है यूकैरियोटिक। ये दो सेल्स के बीच का डिफरेंस बहुत बार पूछा जाता है। अब ये यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक होती क्या है भैया? तो सबसे पहले अगर हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो प्रोकैरियोटिक सेल में अगर इसकी मीनिंग की बात करें तो प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, मतलब परमानेंट, जो नहीं हो, जो टेम्परेरी हो, ठीक है, और क्रेयॉन का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो टेम्परेरी न्यूक्लियस मतलब जिन सेल्स के अंदर या तो टेम्परेरी न्यूक्लियस हो या तो न्यूक्लियस हो ही ना, उनको क्या बोला जाता है? प्रोकैरियोटिक बोला जाता है। उनको क्या बोला जाता है? प्रोकैरियोटिक। जैसे न्यूक्लियस की अगर बात करते हैं कि इन सेल्स के अंदर न्यूक्लियस होता है तो लैक्स अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। हो सकता है जो न्यूक्लियस हो वो वेल डिफाइंड नहीं हो, बहुत छोटा हो, बहुत टेम्परेरी टाइप का हो, ठीक है, या तो कहीं ना कहीं न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, ऑर्गेनल्स की बात करें, क्या इनके अंदर ऑर्गेनल्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, तो लैक्स मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। तो मेम्ब्रेन, जो जिस ऑर्गेनल्स में मेम्ब्रेन बनी होती है कि भैया एक डिफाइंड मेम्ब्रेन, एक डिफाइंड बाउंड्री के हिसाब से दे दिया ऑर्गेनल्स, तो वो ऑर्गेनल्स आपको नहीं मिलने वाले। ठीक है, अगर इनकी एक्टिविटी के बारे में बात करें तो मोस्ट एक्टिविटीज अकर डायरेक्टली इन द साइटोप्लाज्म। तो डायरेक्टली ये लोग साइटोप्लाज्म से ऑपरेट करते हैं। एग्जाम्पल की बात करता हूं तो मैं बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के अंदर कोई परमानेंट न्यूक्लियस नहीं होता है। वहीं अगर मैं यूकैरियोटिक सेल्स की बात करता हूं भैया, यूकैरियोटिक सेल्स में आपका जो यू होता है, यू मतलब होता है ट्रू, यू का मतलब होता है ट्रू, और क्रियॉन का मतलब हमने पहले पढ़ रखा था न्यूक्लियस। तो मतलब जिन सेल्स के अंदर ट्रूली न्यूक्लियस पाया जाता है उनको हम बोलते हैं क्या? यूकैरियोटिक। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, अगर न्यूक्लियस की बात करते हैं इनके, तो इसके पास एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर वेल डिफाइंड नहीं होता। ऑर्गेनल्स की बात करते हैं तो है सेवरल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स। तो ऑर्गेनल्स तो इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, साथ ही साथ मेम्ब्रेन्स होती हैं, उनके साथ साथ एक वेल डिफाइंड बाउंड्री होती है जिसमें वो ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। अगर इनकी एक्टिविटी के बारे में बात करें तो भैया ये लोग क्या क्या परफॉर्म करते हैं, तो एक्टिविटीज आर स्पेशलाइज्ड विद इन ऑर्गेनल्स। तो ये लोग जो काम करते हैं वो अपने अपने ऑर्गेनल्स पर रहकर, अपने अपने जगह पर रहकर काम करते हैं। अब इसका एग्जांपल अगर आप ले लो तो प्लांट्स और एनिमल सेल। प्लांट सेल के अंदर भी न्यूक्लियस होता है, एनिमल सेल के अंदर भी न्यूक्लियस होता है, उनके अंदर भी ऑर्गेनल्स होते हैं, सबसे वो मेम्ब्रेन के अंदर डिफाइंड होते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप ये चीज आगे पढ़ रहे होंगे। ठीक है, अब इंडिपेंडेंट प्रोसेस की बात करते हैं तो यूकैरियोटिक सेल्स कैरी आउट वेरियस लाइफ प्रोसेस साइमल्टेनियसली इन डिफरेंट ऑर्गेनल्स। तो जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं वो कैरी करती हैं वेरियस लाइफ प्रोसेसेस, बहुत सारी प्रोसेसेस एक साथ करती हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनल्स में। मतलब न्यूक्लियस कुछ और काम कर रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया कुछ और काम कर रहा है, वॉक्यूल कुछ और काम कर रहा है, ठीक है, गोल्गी अपैरेटस कुछ और काम कर रहा है। तो ये एक साथ बहुत सारे काम कर सकती हैं अगर आप इंडिपेंडेंट हो। फिर लिविंग फैक्ट्री की बात करते हैं तो व्हाट इज द लिविंग फैक्ट्री? अ सेल इज लाइक अ टिनी लिविंग फैक्ट्री वेयर ईच पार्ट, जो ईच ऑर्गेनल्स होते हैं, डज अ स्पेसिफिक जॉब। मतलब एक तरीके से सेल को बहुत ही छोटी फैक्ट्री के बारे में बताया गया है। सेल को बोला गया है कि भैया ये एक बहुत ही छोटी फैक्ट्री की तरह काम करता है, जिसमें जिसमें हर एक पार्ट, हर एक यूनिट, हर जिसको ऑर्गेनल बोलते हो, उसका अलग अलग जॉब होता है, अलग अलग डिफरेंट टाइप होता है। जैसे अगर की फंक्शनिंग की बात करो तो बेसिकली ये लोग करते क्या है, तो ऑर्गेनल्स, जो बेसिकली हम लोग ऑर्गेनल्स की बात कर रहे हैं, ये ऑर्गेनल्स करते करते क्या है, तो बिल्डिंग न्यू मटेरियल्स, नए मटेरियल्स को बनाने के लिए हेल्प करते हैं। फिर रिमूविंग वेस्ट, वेस्ट को रिमूव करने में हेल्प करते हैं, और प्रोवाइडिंग एनर्जी, एनर्जी को प्रोवाइड करने में आपके ऑर्गेनल्स को तीन बेसिकली काम है। बिल्डिंग न्यू मटेरियल्स, न्यू मटेरियल्स को बनाने के लिए, फिर रिमूविंग वेस्ट, वेस्ट को रिमूव करने के लिए, या प्रोवाइडिंग एनर्जी के लिए।
तीन बेसिक काम होते हैं ऑर्गेनल्स के, जो कि हर एक सेल करती है। ठीक है, एक सेल छोटी फैक्ट्री होती है, सेल में बहुत सारे काम होते हैं। बेसिकली सेल किस वजह से काम करती है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं। एक तरीके से कह सकते हो एक फैक्ट्री में बहुत सारी मशीन्स होती हैं, उसकी वजह से वो फैक्ट्री चलती है। वैसे ही सेल में भी छोटे छोटे ऑर्गेनल्स होते हैं जो कि अलग अलग फंक्शंस करते हैं, और उसकी वजह से सेल काम करता है। एक सेल से काम नहीं चलता है, ऐसे बहुत सारे सेल्स होते हैं, बहुत सारे फैक्ट्रीज होती हैं। ठीक है, और अगर ऑर्गेनल्स की बात करें तो ऑर्गेनल्स बेसिकली तीन चीजों में हेल्प करते हैं। पहले कि नए मटेरियल्स को बनाने में हेल्प करते हैं, दूसरा रिमूविंग वेस्ट, वेस्ट को रिमूव करने में हेल्प करते हैं, और तीसरा प्रोवाइडिंग एनर्जी, एनर्जी प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब इन लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन होता है, इन तीनों लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन होता है कि ऑल ऑर्गेनल्स वर्क टुगेदर टू परफॉर्म द ओवरऑल फंक्शन ऑफ द सेल। तो बहुत सारे जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो एक साथ काम करते हैं, वो एक तरीके से भाईचारे में काम करते हैं इन सारी चीजों को परफॉर्म करने के लिए। तो आई थिंक तुमको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगर हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें तो जो अब हम लोग थोड़ा थोड़ा अंदर अंदर न्यूक्लियस के बारे में घुसते हैं, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो न्यूक्लियस का जो स्ट्रक्चर होता है, न्यूक्लियस को क्या बोला जाता है, हाउस ऑफ इनकोडेड इंस्ट्रक्शन। मतलब जो आपका ऑर्गेनल्स था, जैसे आप कहते हैं ना कि ऑर्गेनल्स था, वो एक तरीके से आप बोल सकते हो क्या कि भैया ये मशीन है, एक फैक्ट्री के अंदर बहुत सारी मशीन है। ठीक है, इस मशीन को ऑपरेट करने के लिए आपको मैनेजर चाहिए, एक तरीके से कह सकते हो, क्या एक तरीके से कंट्रोलर चाहिए। और इसी कंट्रोलर का काम कौन करता है, इसी कंट्रोलर का काम करता है न्यूक्लियस। ठीक है, ये दोनों मिलकर क्या बनाती हैं, मशीन्स और मैनेजर, उनके मैनेजर और उनके कंट्रोलर को क्या मिलकर बनाती है, ये मिलकर बनाती है क्या, फैक्ट्री। ऐसे ही ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, ये दोनों मिलकर बनाते हैं भैया सेल। आई होप तुमको ये वाली बात समझ में आ गई। ठीक है, तो हम लोग अब न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हैं। ऑर्गेनल्स के बारे में भी हम लोग और पढ़ने वाले हैं, लेकिन थोड़ा पहले न्यूक्लियस के बारे में समझ लेते हैं। तो न्यूक्लियस एक तरीके से आपका कंट्रोलर हाउस होता है। ठीक है, न्यूक्लियर का अगर न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देखें तो सबसे पहले आप न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ते हो। सबसे पहले जो आपके पास आता है स्ट्रक्चर, वो आता है क्या, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सबसे पहले जो स्ट्रक्चर आता है वो क्या आता है भैया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में अगर आप देखोगे ध्यान से, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है कि अ डबल लेयर्ड कवरिंग विद पोर्स। बहुत सारे एक डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन होती है जो कि जिसके अंदर बहुत छोटे 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 पोर्स होते हैं। बाहर बाहर की मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं, न्यूक्लियर पोर्स की बात करें। अब इन पोर्स को क्या बोला जाता है, तो ये पोर्स अलाउ करते हैं ट्रांसफर ऑफ मटेरियल बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। मतलब ये जो न्यूक्लियस होता है, जैसे ये आपका सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस होगा, इस न्यूक्लियस के जो बाहर बाहर की बाउंड्री होगी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो ये न्यूक्लियस के बाहर बाहर की बाउंड्री होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं ट्रांसफर ऑफ मटेरियल्स बाहर की दुनिया में, यहाँ पर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। दिस इज योर साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म में, तो ये आपका साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म प्रेजेंट, साइटोप्लाज्म में मटेरियल्स को आदान और प्रदान करने के लिए आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में जो पोर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं काम आते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोलस की बात करते हैं, तो अ डेंस राउंड बॉडी वेयर राइबोसोमल सब यूनिट्स आर सिंथेसाइज्ड। तो बहुत सारी जो राइबोसोम्स होते हैं, अब भैया राइबोसोम क्या होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। राइबोसोम, बहुत सारी जब राइबोसोम एक तरीके से मिल जाते हैं तो एक डेंस पार्टिकल बनाते हैं जिसको आपको क्या बोलते हो, न्यूक्लियोलस। ये न्यूक्लियोलस भी कहीं ना कहीं न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्रोमैटिन की बात कर रहे हैं। क्रोमैटिन इज थ्रेड लाइक एंटैंगल्ड मास विजिबल इन द नॉन डिवाइडिंग सेल्स। तो जो नॉन डिवाइडिंग सेल्स होती हैं उनमें आपका कहीं ना कहीं ये क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, क्रोमोसोम्स, क्रोमैटिन, क्रोमोसोम्स की बात करते हैं तो क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर विजिबल ओनली व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड। तो हमेशा जब सेल डिवाइड होने के कगार पे आते हैं, सेल टूटने के कगार पे आते हैं, तो जो रॉड शेप्ड आपको स्ट्रक्चर दिखेगा वो आपको क्रोमोसोम्स का दिखेगा। ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग और आगे पढ़ने वाले हैं। जेनेटिकल मटेरियल की बात करें तो डीएनए, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अगर मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, इनके अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है। और डीएनए का यूज कहाँ कहाँ होता है, इनहेरिटेंस का इंफॉर्मेशन रखने के लिए। इनहेरिटेंस बोले तो कि अपने जैसे माँ बाप होते हैं, माँ बाप का इनहेरिटेंस पता करने के लिए कि भैया ये इनहेरिटेंस कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्या ये जो बच्चा इनका होगा उनसे जो चीजें मैच करने वाले, एक तरीके से थंबर जैसे
तो फिंगरप्रिंट होता है वो कभी चेंज नहीं होता है पूरी लाइफ में, ठीक है। जो आपका आधार कार्ड होता है, आधार कार्ड पे लिख दिया है कि आपके पिताजी का क्या नाम है, वैसे ही डीएनए होता है, जो डीएनए होता है वो डीएनए हमेशा हर सेल्स का, जो आपकी सेल्स एक सेल से मिलकर बनी होंगी, उनका जो डीएनए होगा वो सेम होगा। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि जो आपके अंदर डीएनए है वो आपके कहीं ना कहीं आपके माँ बाप का डीएनए है, ठीक है। आपके मदर फादर का जो डीएनए होगा उससे मिलता जुलता आपका डीएनए आएगा। तो डीएनए का बेसिकली एग्जांपल यही होता है। अगर जीन्स की बात करते हैं तो इनके अंदर दो चीजें होती है, डीएनए और जीन्स। जीन्स जो होती है फंक्शनल सेगमेंट होते हैं डीएनए के, जो डीएनए का फंक्शनल काम करते हैं। जो डीएनए के कुछ फंक्शनल चीजें होती है, जैसे मान के चलिए आप डीएनए सिर्फ आपको एक तरीके से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, लेकिन साथ साथ आपको जो चीजें आपको मिलती हैं, जैसे आपके फादर पे आपको बहुत सारी चीजें मिलती होंगी, ठीक है, आपका फादर से आपका फेस मिलता होगा, बहुत सारी चीजें आपके भाई बहनों से मिलती होंगी। तो ये जो चीजें हैं, जो मतलब फेस का फंक्शनिंग हुआ, ठीक है, फंक्शनिंग को सेम करने के लिए आपका जीन्स यूज होता है, ठीक है। अगर वहीं प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस की बात करते हैं, प्रोकैरियोटिक मतलब जो आपका टेम्पररी न्यूक्लियस होता है, उसमें लैक्स अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस कहीं ना कहीं नहीं होता उसके अंदर, और जेनेटिक मटेरियल इज सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल लोकेटेड इन अ रीजन कॉल्ड द न्यूक्लियोइड। मतलब उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक डीएनए होता है, सर्कुलर डीएनए होता है, और वो कहीं ना कहीं आपका न्यूक्लियोइड में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अगर आप देखोगे ध्यान से तो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस कुछ ऐसा दिखेगा। और सेल टू डीएनए की बात करते हैं तो सेल, न्यूक्लियस, क्रोमैटिन, क्रोमोसोम और डीएनए, कुछ जो चीजें हैं वो जिनके स्ट्रक्चर्स आपको दिए गए हैं। तो आई होप तुम लोग ये स्ट्रक्चर्स पढ़ लोगे। बाकी हम लोग सेकंड पार्ट पे पढ़ने वाले हैं। सेकंड पार्ट में भी आपको इस चैप्टर के बारे में और डिस्कस आगे करवाऊंगा, ठीक है, कि न्यूक्लियस के बारे में, फिर न्यूक्लियोइड के बारे में, फिर बहुत सारे ऑर्गेनल्स हैं उनके बारे में हम लोग दिखेंगे, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे क्रोमैटिन, न्यूक्लियस के बारे में अभी मैंने तुमको नहीं बताया है, क्रोमैटिन, क्रोमोसोम, ये दोनों चीजें हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। डीएनए में बहुत ज्यादा आपके सिलेबस में है नहीं, डीएनए सिर्फ इतना था, डीएनए मैंने बता दिया तुमको। उसके बाद न्यूक्लियस में अभी थोड़ी चीजें और है, और सेल के बारे में तो आपको पढ़ना ही है। तो आई होप तुमको ये वाली यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आगे चीजें पढ़ने वाले हैं, आगे कंडेक्स पढ़ने वाले हैं, जिसमें आपको यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। आपको यहाँ पर मिलने वाला है सबसे पहले चीज़, हम लोग आरबीसीज के बारे में पढ़ेंगे, सिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे, फिर गोल्गी एपैरेटस जो मैंने बताया था वो हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ने वाले हैं। और साथ ही साथ फिर उसके बाद हम लोग जो फूड और प्लांट सिंथेसिस होता है, कि फूड और वाटर का जो आदान प्रदान होता है, उस चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। कहीं ना कहीं हम लोग यहाँ पर आगे चीज़ों को बहुत बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो, आप पढ़ाई करते रहो।